हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग। वेलकम टू आवर न्यू चैनल। हाँ, इस चैनल में वीडियोस आएगी नॉवल वगैरह की, है ना। आपको स्टोरी सुनने को मिलेगी। जैसे इस बार आपको देखने को मिलेगी सुपर योद्धा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब सब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। चलो चलो स्टार्ट करते हैं। डोरिया शहर के खुले से मैदान में आज सैकड़ों लोगों की भीड़ जमा थी। ये सभी शक्ति स्तंभ के जरिए अपनी अपनी शक्तियों के सितारों को परखना चाहते थे। इस स्तंभ पर 9 सितारे थे, जिन्हें पाकर ही आप शक्तियों के अगले रैंक पर जा सकते थे। ध्रुव 3 साल पहले शक्ति स्तंभ पर 9वें सितारे को पा चुका था, लेकिन अचानक उसकी शक्तियां तीसरे सितारे पर आकर रुक गईं। और तभी से ध्रुव वापस से 9वें सितारे को पाने के लिए मेहनत कर रहा था। अपनी इसी शक्ति के सितारे को परखने के लिए ध्रुव सैकड़ों लोगों की भीड़ में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार कर रहा था। अपने दोनों हाथों की मुट्ठी को बंद कर ध्रुव ने खुद को भरोसा दिलाते हुए कहा, इस साल मैंने जी तोड़ मेहनत की है। इस बार मेरी शक्तियां जरूर 9वें सितारे तक फिर से पहुंचेंगी, जरूर पहुंचेंगी। आज मैं शून्य रैंक से आगे बढ़कर एकलव्य बन के रहूंगा। तभी एक घोषणा सभी के कानों में गूंजी, और अब अपनी शक्तियों को परखने वाले अगले शख्स का नाम है ध्रुव। जैसे ही ध्रुव का नाम पुकारा गया, वो लोगों की भीड़ से निकलकर बाहर आया और अपने कदमों को धीरे धीरे बढ़ाते हुए ऊंचाई पर रखे एक बड़े से पथरीले स्तंभ की ओर बढ़ने लगा, जिसका नाम था शक्ति स्तंभ। शक्ति स्तंभ के ठीक सामने पहुंचने के बाद ध्रुव के जहन में कई बातें चल रही थीं। ध्रुव जब सिर्फ 4 साल का था, तब से उसने प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया था, और 10 साल की उम्र तक तो वो 9वें सितारे तक पहुंच गया था। फिर 11 की उम्र में वो शून्य रैंक से एकलव्य रैंक पर आ गया था। शौर्य दल के 100 साल के इतिहास में यह पहली बार था जब एक 11 साल का बच्चा एकलव्य बन गया हो। लेकिन उसके बाद ऐसा कुछ हुआ कि अचानक से एकलव्य एक बार फिर से शून्य रैंक पर आ गया। यही सब सोचते हुए ध्रुव ने अपने दाहिने हाथ की हथेली को शक्ति स्तंभ पर रखने के लिए आगे बढ़ाया। फिर उसने आंखें बंद करते हुए अपनी हथेली को शक्ति स्तंभ पर बने शक्ति चक्र पर रखा। कुछ देर सन्नाटे के बाद ध्रुव के कानों में एक आवाज गूंजी, तीसरा सितारा, शक्ति और भी कम। इस बार भी ध्रुव का सबसे निराशाजनक प्रदर्शन। यह आवाज जैसे ही ध्रुव के कानों में पड़ी, उसके पैरों तले जमीन सरक गई। उसे अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। जैसे ही उसने अपनी आंखें खोली, शक्ति स्तंभ पर गड़े हुए 2 शब्दों तीसरा सितारा ने उसके सपनों को चकनाचूर कर दिया। उसे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता था। इस बार तो उसने हर बार से ज्यादा मेहनत की थी। शक्ति स्तंभ के सामने खड़े ध्रुव ने अपने आप से बड़बड़ाते हुए कहा, नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। खुद से नाराज ध्रुव ने दोबारा 2 से 3 बार अपनी हथेली को शक्ति स्तंभ पर रखकर देखा, लेकिन हर बार उसे अपनी आंखों के सामने वही सितारा दिखाई दे रहा था जिसने पिछले 3 सालों से उसकी रातों की नींद छीन रखी थी। उधर मैदान में खड़े सैकड़ों लोगों की भीड़ में से किसी ने चिल्लाते हुए कहा, ए शून्य रैंक, चल अब नीचे आ जा। अगर बार बार शक्ति स्तंभ पर हाथ रखने से शक्तियों का सितारा बढ़ जाता तो तू पिछले 3 सालों से तीसरे सितारे पर नहीं होता। उसके इतना कहते ही कई लोगों ने जोर के ठहाकों के साथ ध्रुव पर हंसना शुरू कर दिया। ये हंसी के ठहाके पूरे मैदान में गूंजते हुए ध्रुव के कानों में तीर की तरह चुभ रहे थे। ध्रुव ने वहां से निकलने के लिए अपने कदमों को आगे बढ़ाना शुरू किया, लेकिन अब उसके कानों में उन सभी के हंसी के ठहाकों के साथ कई ताने भी सुनाई देना शुरू हो गए। क्यों भाई, एक बार फिर से ध्रुव ने यह साबित कर ही दिया कि वो पिछले 3 सालों से शून्य था, शून्य है और आगे भी शून्य ही रहेगा। गलती से ही हीरो बन गया था ये छोटी सी उम्र में। हाँ भाई, बिल्कुल सही कहा। और मेरे हिसाब से अब इस शून्य की कीमत हमारे शौर्य दल में किसी कचरे से कम नहीं है। बात तो तुम्हारी भी सही है, लेकिन हमारी मजबूरी भी तो देखो। हमारे शौर्य दल के जांबाज लीडर अरेंद्र उसके पिता हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो हम लोगों ने इसे कब का मेसोडोरिया से बाहर फेंक दिया होता। लोगों के मुंह से निकलते ताने ध्रुव के दिल में बेचैनी और घबराहट पैदा कर रहे थे। ये घबराहट अब उसके चेहरे पर भी साफ साफ नजर आ रही थी, जिसे वहीं पर मौजूद उसकी सबसे अच्छी दोस्त इरा भी भाप चुकी थी। इरा भीड़ से निकलते हुए बाहर आई और उसने ध्रुव के कंधे पर अपना हाथ रखा। अगले ही पल उन दोनों की नजरें आपस में मिली, जिससे ध्रुव की बेचैनी थोड़ी कम हुई। कुछ ही देर में वो दोनों साथ साथ कदम बढ़ाते हुए मैदान से बाहर निकल के जाने लगे।
ध्रुव अपने घर शौर्य महल की तरफ बढ़ रहा था। तभी ईरा ने उदास दिख रहे ध्रुव का हौसला बढ़ाते हुए कहा, ध्रुव, तुम्हें उन लोगों की बातों से परेशान नहीं होना चाहिए। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। एक ना एक दिन तुम एकलव्य जरूर बनोगे। ईरा अपने सबसे अच्छे दोस्त को दिलासा देने की कोशिश कर रही थी, लेकिन इस वक्त ध्रुव के जहन में सिर्फ एक ही बात चल रही थी कि आखिर इतनी मेहनत करने के बाद भी उसकी शक्तियां क्यों नहीं बढ़ रही थी। एक तरफ जहां ध्रुव की परेशानियां बढ़ती जा रही थी, तो दूसरी तरफ एक और परेशानी उसके घर की ओर कदम बढ़ा रही थी। लेकिन ध्रुव उस परेशानी से पूरी तरह बेखबर था। ध्रुव और ईरा आखिरकार शौर्य महल पहुंच गए। शौर्य महल में ध्रुव के पिता अरेंद्र, जो कि शौर्य दल के लीडर भी थे, अपने दल के कुछ बुजुर्गों के साथ बैठकर किसी खास मुद्दे पर बातचीत कर रहे थे। लेकिन जैसे ही अरेंद्र की नजर अपने बेटे ध्रुव पर गई, उसके उदास चेहरे को देखकर उन्हें सब कुछ समझ आ गया। वो अपनी बातचीत को वहीं पर रोककर ध्रुव के पास गए। अरेंद्र ने अपने बेटे ध्रुव को सीने से लगाते हुए कहा, कोई बात नहीं ध्रुव, तुम मेरे बेटे हो, शौर्य दल के लीडर अरेंद्र के बेटे। अगली बार तुम्हें जरूर कामयाबी मिलेगी, हिम्मत मत हारना। इस वक्त शौर्य महल के दरबार में बैठे सभी लोगों की नजर ध्रुव पर ही थी। तभी अचानक एक लड़की नीले रंग के गाउन में अपने लंबे लंबे कदमों के साथ शौर्य महल के इस दरबार में दाखिल हुई। इस लड़की का नाम लारा जयान था। लारा के दादाजी ओहान साम्राज्य के शेर दिल सेनापति रह चुके थे और लारा अंबर दल की होने वाली लीडर थी। अंबर दल ओहान साम्राज्य के सबसे ताकतवर दलों में से एक था। यह इतिहास में पहली बार था कि कोई इतनी कम उम्र में अंबर दल का लीडर बनने वाला था। लारा को अपने सामने देखकर सभी लोगों के साथ अरेंद्र भी हैरानी में पड़ गए, क्योंकि सभी जानते थे कि ये कोई आम लड़की नहीं, बल्कि अंबर दल की होने वाली लीडर थी। लारा का अचानक इस तरह से महल में आना किसी को भी समझ नहीं आ रहा था। फिर भी उसे अपनी ओर आते देखकर शौर्य दल के प्रमुख अरेंद्र ने कहा, तुम्हारा स्वागत है लारा। ना कोई खत, ना कोई खबर, इस तरह से यूं अचानक, सब ठीक तो है? अरेंद्र के सवाल पर लारा ने अपने दाहिने हाथ से चुटकी बजाते हुए अपने बॉडीगार्ड्स की ओर इशारा किया। इशारा पाते ही वो सभी एक कदम आगे आए। वो बॉडीगार्ड्स एक बड़े से हरे रंग के बॉक्स को पकड़े हुए थे। बॉक्स की तरफ देखते हुए लारा ने अपनी तीखी और तेज आवाज में कहा, मुझे पता चला है कि ध्रुव इस साल भी अपनी शक्तियों को नहीं बढ़ा पाया, इसलिए मैं ध्रुव के लिए एक खास चीज लेकर आई हूं। इसे पीने से उसे अपनी खोई हुई शक्तियां एक बार फिर से मिल जाएंगी। अरेंद्र ने ध्रुव की ओर देखकर दोबारा लारा को देखते हुए कहा, लेकिन लारा, हम तुमसे कोई तोहफा नहीं ले सकते, और वैसे भी तुम कुछ ही दिनों में हमारे परिवार का हिस्सा बनने वाली हो, इसलिए इस तोहफे की कोई जरूरत नहीं है। अरेंद्र की बात खत्म भी नहीं हुई थी और बॉडीगार्ड्स ने उस बॉक्स को खोल दिया। सभी को बॉक्स में हरे रंग की शरबत से भरी बोतलें दिखाई दे रही थी। वहां मौजूद सभी लोगों ने इस शरबत को पहचान लिया था। अरेंद्र ने उस शरबत की ओर हैरानी से देखते हुए कहा, करिश्माई शरबत? यह तो बहुत ही कीमती शरबत है। हम तुमसे इतना कीमती तोहफा बिल्कुल भी नहीं ले सकते लारा। लारा ने देरी किए बिना तुरंत अरेंद्र से कहा, आप जानते हैं ना कि यह करिश्माई शरबत ध्रुव के लिए कितना फायदेमंद साबित हो सकता है। मुझे लगता है कि ध्रुव को इस शरबत को ले लेना चाहिए, क्योंकि अब तो शहर में ध्रुव के लिए तरह तरह की बातें भी होने लगी हैं। उसकी बात का जवाब देते हुए अरेंद्र ने कहा, मैं जानता हूं लारा, और मैं ये भी जानता हूं कि इस करिश्माई शरबत के कई फायदे हैं, लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि इससे ध्रुव को कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि उसकी शक्ति 9 सितारों से ऊपर नहीं है। और तुम ये जानती हो ही कि अगर 9वें सितारे से कम शक्ति वाला कोई इस शरबत को लेगा तो इससे उसकी शक्तियां और भी कम हो सकती हैं। अरेंद्र अपनी बात को पूरी करते उसके पहले ही लारा ने उन्हें टोकते हुए कहा, हाँ, मैं जानती हूं कि शक्तियां कम भी हो सकती हैं, तो इसमें इतना परेशान होने वाली कौन सी बात है? ध्रुव का शक्ति का सितारा तो वैसे भी 3 पर ही है। ध्रुव के पास अब हारने को बचा ही क्या है? इससे पहले कि अरेंद्र कुछ कहते, लारा की इस बात पर अब ध्रुव ने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए कहा, मैं कभी भी अपनी शक्तियों को इस तरह से नहीं बढ़ाऊंगा लारा। तुमने ये सोच भी कैसे लिया? लारा ने भी तुरंत इस बात का जवाब दिया, अच्छा, तो फिर तुम किस तरह से अपनी शक्तियां बढ़ाओगे?
वैसे ही जैसे पिछले 3 साल से बढ़ा रहे हो। लारा की इस बात का ध्रुव के पास कोई जवाब नहीं था। लारा ने अरेंद्र के पास जाकर उन्हें इत्मीनान से कहा, ठीक है, अगर आप इस करिश्माई शरबत को तोहफे के तौर पर नहीं लेना चाहते तो क्या आप मुझे इसके बदले में कुछ दे सकते हैं? लारा की इस बात पर अरेंद्र ने बिना कुछ सोचे समझे कहा, हाँ हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, हम तुमसे इस शरबत को लिए बिना भी तुम्हें जो चाहिए वो दे सकते हैं। लारा ने बेझिझक जवाब दिया, मेरे और आपके परिवार के बड़े लोगों ने सालों पहले ध्रुव और मेरा जो रिश्ता तय किया था, मैं उसे आज तोड़ना चाहती हूं। लारा के मुंह से इस बात को सुनकर ध्रुव, उसके पिता अरेंद्र और वहां पर मौजूद सभी लोगों के पैरों तले जमीन सरक गई। एक पल के लिए वहां सन्नाटा छा गया। किसी को भी इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था कि लारा ने अपने और ध्रुव के रिश्ते को तोड़ने की बात कही थी। अगले ही पल अरेंद्र ने अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए तेज आवाज में कहा, लारा, ये जानते हुए भी कि यह रिश्ता तुम्हारे और हमारे परिवार के बड़े लोगों ने तय किया है, तुम कैसे रिश्ते को तोड़ने की बात कर सकती हो? तुम जानती हो ना ये कितना गलत माना जाता है? अरेंद्र की नाराजगी के जवाब में लारा ने बड़ी ही बेफिक्री के साथ कहा, यह रिश्ता जरूर परिवार के बड़े लोगों ने तय किया था, लेकिन तब और अब में काफी फर्क आ चुका है। आज मेरे और मेरे परिवार के लोगों की शक्तियां कहां से कहां पहुंच चुकी हैं, जबकि ध्रुव पिछले 3 सालों से वहीं पर अटका हुआ है। लारा के मुंह से अपने और अपने परिवार की बेइज्जती होते देखकर अब ध्रुव से रहा नहीं जा रहा था। उसे लारा पर बहुत गुस्सा आ रहा था। तभी लारा ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, और वैसे भी सभी जानते हैं कि मैं इस वक्त अंबर दल की लीडर बनने वाली हूं, और इसके लिए यह बहुत जरूरी है कि मेरा किसी कमजोर के साथ कोई संबंध ना हो। इसलिए बेहतर यही होगा कि यह रिश्ता आगे बढ़ने से पहले यहीं पर टूट जाए। अंबर दल की लीडर बनने वाली बात पर गौर करते हुए अरेंद्र ने उससे कहा, तो यह है असली बात, बाकी सब तो तुम्हारे लिए एक बहाना था, सिर्फ एक बहाना। तुम्हें परिवार की कोई फिक्र नहीं है, तुम्हारे सिर पर तो सिर्फ सबसे शक्तिशाली बनने का जुनून सवार है, और इसलिए तुम इस रिश्ते को तोड़ना चाहती हो। इस बार लारा ने बेशर्मी से जवाब देते हुए कहा, तो आप ही बताइए कि मैं कैसे उस इंसान से अपना रिश्ता जोड़ लूं जो पिछले 3 सालों से अपनी शक्तियों को बढ़ा नहीं पा रहा। लारा की इस बात का वाकई में वहां पर किसी के पास कोई जवाब नहीं था। तब लारा ने दोबारा उस करिश्माई शरबत की तरफ देखते हुए कहा, अब आपके लिए यही बेहतर होगा कि आप मेरी बातों को मान लें और इस करिश्माई शरबत को स्वीकार करते हुए इस रिश्ते को तोड़ दें, क्योंकि आप भी जानते हैं ये शरबत कितना कीमती है और ध्रुव के लिए कितना जरूरी है। अब ध्रुव के सब्र का बांध भी टूट चुका था। वो लारा के ठीक सामने आकर खड़ा हो गया और उसकी आंखों में आंखें डालते हुए बोला, ठीक है, तुम्हें इस रिश्ते को तोड़ना है तो ये टूटेगा, जरूर टूटेगा। ध्रुव के इतना कहते ही सभी हैरानी से उन दोनों के चेहरे की तरफ देखने लगे। तभी ध्रुव ने अपनी बात को आगे बढ़ाया, लेकिन इस रिश्ते को तोड़ने से पहले हमारी शादी होगी, और उसके बाद मैं तुम्हें तलाक देकर इस रिश्ते को हमेशा हमेशा के लिए तोड़ दूंगा। बताओ, है मंजूर? ध्रुव की इस बात पर लारा ने तपाक से गुस्से में झल्लाते हुए कहा, यह क्या बकवास कर रहे हो तुम? तुम्हें मालूम भी है इससे मेरे परिवार की कितनी बदनामी होगी? तब ध्रुव ने बड़े ही इत्मीनान से जवाब देते हुए कहा, तो जो तुम कर रही हो उससे हमारे परिवार की बदनामी नहीं होगी? जब बदनामी होनी ही है तो क्यों ना दोनों की ही हो? इस जवाब पर लारा ने तेवर दिखाते हुए कहा, मुझे यकीन नहीं आ रहा है कि मैं उसी ध्रुव से बात कर रही हूं जिसे मैं कुछ सालों पहले मिली थी। ध्रुव ने बिना वक्त गवाए अपने उसी अंदाज को बरकरार रखते हुए कहा, मुझे भी यकीन नहीं। हो रहा है कि कैसे तुम इस करिश्माई शरबत की आड़ में इस रिश्ते को खत्म करने के लिए
बिना कुछ सोचे समझे यहाँ चली आई। इतनी बातें करते हुए ध्रुव और लारा दोनों के चेहरे एक दूसरे के बहुत ही नजदीक आ गए थे। उन दोनों की आंखें एक दूसरे को घूरे जा रही थीं। माहौल गर्माता हुआ देखकर लारा के बॉडीगार्ड्स अपनी जगह से आगे बढ़े, लेकिन अगले ही पल लारा का एक इशारा मिलते ही उन सभी ने अपने आप को रोक लिया। फिर लारा ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, मेरे पास एक तरीका है जिससे हम इस रिश्ते का फैसला कर सकते हैं। ध्रुव ने उससे पूछा, और वो क्या है? लारा ने कहा, 3 साल बाद हम दोनों के बीच एक मुकाबला होगा। अगर उस मुकाबले में मैं जीत गई तो तुम्हें इस रिश्ते को तोड़ना होगा, और अगर तुम जीत जाते हो तो वही होगा जो तुम चाहोगे। लारा की ये शर्त सुनते ही शौर्य महल में एक सन्नाटा छा गया था। अब सभी की नजरें ध्रुव के जवाब का इंतजार कर रही थी। क्या ध्रुव अपनी मंगेतर लारा की शर्त मानेगा? आखिर क्या वजह है जो ध्रुव की शक्तियां पिछले 3 सालों से आगे नहीं बढ़ पा रही थी? कैसे लड़ेगा ध्रुव अपने से शक्तिशाली लारा से? आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए सुपर योद्धा, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। The 390 challenge is here, and this is your chance to get 90% fee refund in the next 90 days. Just give us 90 days of dedication and discipline, and we promise that you will become the best version of yourself. Here's how this challenge works. Pick a course and master the tech you love. Enroll and dive in. Complete 90% of the course in 90 days and claim 90% of the course fee as a refund. This is day 1 of a brighter future for you. So wait no more and start today. ध्रुव ने अपनी मंगेतर लारा की आंखों में आंखें डालकर भारी और कड़े शब्दों में कहा, ठीक है, मंजूर है, मुझे तुम्हारी ये शर्त मंजूर है। उसने 3 साल बाद होने वाले मुकाबले की शर्त के लिए लारा को हामी भर दी। ध्रुव के इतना कहते ही लारा ने एक आखिरी बार उसे घूर कर देखा और फिर अपने बॉडीगार्ड्स के साथ शौर्य महल से बाहर जाने लगी। लारा भी हॉल के बड़े से दरवाजे तक पहुंची ही थी कि उसके कानों में एक लड़की की चेतावनी देती हुई आवाज पड़ी, रुक जाओ लारा। जैसे ही लारा ने मुड़कर देखा तो उसे गुलाबी रंग के गाउन में इरा दिखाई दी। इरा दिखने में बहुत ही खूबसूरत थी और किसी भी तरह से वो लारा से कम सुंदर नहीं थी। एक जालीदार खिड़की के पास में खड़ी इरा के चारों तरफ से सूरज की रोशनी अंदर आ रही थी, जिससे इरा को देखकर ऐसा लग रहा था मानो वो कोई स्वर्ग से आई हुई अप्सरा हो। इरा ने लारा को देखते हुए कहा, मैं जानती हूं कि आज तुमने जो कुछ भी किया है तुम्हें उस पर कोई पछतावा नहीं हो रहा होगा, क्योंकि अब तो तुम्हें ध्रुव का सामना करना ही होगा। और हाँ, एक बात और, कभी ये मत सोचना कि तुम अंबर दल की लीडर बन गई तो हम लोग डर जाएंगे, क्योंकि शौर्य दल में तुमसे ताकतवर लोग भी मौजूद हैं। ईरा की इस धमकी को लारा ने बड़े ध्यान से सुना, लेकिन वो बिना कुछ कहे वहां से चली गई। दूसरी तरफ सभी के जाने के बाद ध्रुव ने अपने पिता अरेंद्र से पूरे भरोसे के साथ कहा, बाबा, मैं आपसे वादा करता हूं कि आज से ठीक 3 साल बाद लारा जयान और उसके पूरे खानदान को अपने किए पर पछतावा होगा। अब मैं जयान परिवार के सामने ही लारा को मुकाबले में हराऊंगा। अरेंद्र अपने बेटे ध्रुव को बेबाकी के साथ बात करते देख खुश हो रहे थे, क्योंकि पिछले 3 सालों से वो ज्यादातर चुपचाप ही रहता था। मगर आज उसकी मंगेतर ने यहाँ आकर जो कुछ भी किया, उससे उसके अंदर का वही ध्रुव जाग गया जो 3 सालों से सोया हुआ था। लेकिन सच्चाई से मुंह भी नहीं फेरा जा सकता था, और इस वक्त सबसे बड़ी सच्चाई ये थी कि ध्रुव अपनी शक्तियों के 3रे सितारे पर ही था, जबकि लारा की शक्तियां 9वें सितारे तक पहुंच चुकी थी। इधर शौर्य महल से बाहर निकलकर ध्रुव अभी भी लारा के बारे में सोच रहा था कि किस तरह से लारा ने बातों बातों में उसकी बेइज्जती की थी और कैसे उसने ध्रुव के पिता पर रिश्ते को तोड़ने के लिए दबाव बनाया था। इन बातों के बारे में सोचते हुए ध्रुव तेजी से अपनी मां की ग्रेवयार्ड की तरफ जाने के लिए अपने कदमों को बढ़ा रहा था। ध्रुव को इस तरह से गहरी सोच में आगे बढ़ता देखकर उसकी दोस्त इरा भी उसका पीछा करते हुए बाहर आ गई ताकि वो उसका हौसला बढ़ा सके। लेकिन ध्रुव ने इरा को अपना पीछा करते हुए देखकर कहा, मैं ये चाहता हूं कि मुझे कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दो। अपने सबसे अच्छे दोस्त से इतना सुनने के बाद इरा ने ध्रुव को कुछ देर के लिए अकेले ही रहने दिया। कुछ ही देर में ध्रुव शक्ति स्तंभ को देखते हुए अपनी मां के समाधि स्थल पर पहुंच गया। वो अपनी मां की समाधि पर गिरे पेड़ के पत्तों और धूल को साफ करने लगा। उसके बाद अपनी मां को याद करते हुए ध्रुव बातें करने लगा। मां, ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ? मेरी शक्तियां आखिर क्यों नहीं बढ़ रही हैं? इस तरह तो मैं 3 साल के बाद भी लारा से मुकाबला नहीं कर पाऊंगा, और अगर कर भी लिया तो उसे हराऊंगा कैसे?
आखिर कैसे? इतना कहते हुए हताश होकर ध्रुव ने अपना सर मां की समाधि पर रख दिया और अपनी आंखें बंद करते हुए कहा, 3 साल बाद सब कुछ खत्म हो जाएगा। मां, अगर मैं अपनी शक्तियों को वापस हासिल नहीं कर सका तो बाबा को पूरे मेसोडोरिया शहर के सामने शर्मिंदा होना पड़ेगा। अपनी मां से बातें करते करते ध्रुव का गला सूख चुका था। उसने अपने आप को संभाला और कहा, अब तो मां, मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं आपकी दुनिया में आऊंगा तो आपको अपना चेहरा कैसे दिखाऊंगा, क्योंकि मैंने ऐसा तो कोई काम किया ही नहीं जिससे मैं आपका नाम रोशन कर सकूं। क्यों मां, आखिर मेरी शक्तियां क्यों नहीं बढ़ रही हैं? ये कहते हुए ध्रुव ने अपनी मुट्ठी बंद की और जमीन पर जोर जोर से अपना हाथ पीटने लगा। वो लगातार जमीन पर अपना हाथ मार रहा था। कुछ देर बाद थक कर उसने कहा, मां, अब तो कोई चमत्कार, कोई करिश्मा ही मुझे मेरी शक्तियां वापस दिला सकता है। तभी उसके कानों में एक आवाज गूंजी, ध्रुव, क्या तुम मुझे सुन पा रहे हो? अपना नाम सुनते ही ध्रुव ने इधर उधर देखा। ध्रुव हैरान हो गया क्योंकि इस वक्त उसकी मां की समाधि पर उसके अलावा कोई भी नहीं था। तभी उसके कानों में दोबारा वही आवाज गूंजी, ध्रुव, ऐसा लगता है कि तुम किसी मुसीबत में हो और तुम्हें थोड़ी मदद की जरूरत है। इस बार इस आवाज को सुनकर ध्रुव अपनी जगह पर खड़ा हो गया और समाधि के चारों तरफ घूम कर देखने लगा, लेकिन उसे वहां कोई भी नजर नहीं आया। तभी एक बार फिर से उसके कानों में वो आवाज सुनाई पड़ी, मुझे इधर उधर ढूंढना बंद करो ध्रुव, मैं तो तुम्हारी अंगूठी में हूं। इतना सुनते ही उसने अपने सीधे हाथ की एक उंगली में काले पत्थर से बनी एक अंगूठी की तरफ देखा। यह अंगूठी ध्रुव को उसकी मां का दिया हुआ आखिरी तोहफा था। देखते ही देखते ध्रुव की अंगूठी में हलचल शुरू हो गई, जिसे देखकर वो थोड़ा हड़बड़ा गया। उसने अपने उल्टे हाथ से सीधे हाथ को संभालने की कोशिश की जिसमें उसने अंगूठी पहनी हुई थी, लेकिन तभी उसे अचानक एक जोर का झटका लगा जिससे वो जमीन पर जा गिरा। देखते ही देखते उसकी अंगूठी में से एक सफेद रंग का धुआं साय के रूप में बाहर निकला। फिर उस साय ने एक बूढ़े आदमी का रूप ले लिया। अपने सामने ये सब होता देखकर ध्रुव को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। ध्रुव ने हड़बड़ाते हुए उस बूढ़े आदमी से पूछा, कौन हो तुम? ध्रुव के ये पूछते ही उस बूढ़े आदमी का सफेद साया उसके चारों तरफ घूमने लगा। उसे देखने के लिए ध्रुव को बार बार इधर से उधर गोल गोल घूमना पड़ रहा था। कभी वो साया ध्रुव के सामने होता तो कभी पलक झपकते ही उसके पीछे चला जाता। ध्रुव ने हड़बड़ाते हुए दोबारा पूछा, कौन हो तुम? और तुम मेरी अंगूठी में क्या कर रहे थे? वो साया कुछ देर तक ध्रुव के चारों तरफ घूमने के बाद उसके सवालों का जवाब देने के लिए उसके सामने आकर एक जगह पर रुक गया। मैं कौन हूं ये जानना तुम्हारे लिए जरूरी नहीं है, लेकिन हाँ, मैं तुम्हें किसी तरह की परेशानी नहीं होने दूंगा। इतना कहते हुए वो साया हंसने लगा और फिर उसने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, मुझे तो तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहिए। आखिर तुमने पिछले 3 सालों से मुझे अपनी अंगूठी में संभाल कर रखा और देखो, आज मुझे नींद से जगा दिया। शुक्रिया ध्रुव, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तुम्हारे अंदर कुछ अलग ही बात है। मुझे अभी नहीं पता कि वो क्या बात है, लेकिन हाँ, वो बात कुछ अलग ही है। उस साय से इतनी बातें सुनने के बाद ध्रुव ने गुस्सा करते हुए कहा, तो तुम पिछले 3 सालों से मेरी अंगूठी में छिपकर बैठे हो? कहीं तुम्हारी वजह से ही तो मेरी शक्तियां कम नहीं हो रही थी, क्योंकि जब से तुम मेरी अंगूठी में छुपकर बैठे हो तब से मेरी शक्तियां बढ़ नहीं रही हैं। ध्रुव की इस बात पर वो साया और ज्यादा हंसने लगा। उसे इस तरह से हंसता देखकर ध्रुव ने अपने गुस्से को बरकरार रखते हुए कहा, इसका मतलब मैं सही समझ रहा हूं, तुम्हारी वजह से ही पिछले 3 सालों तक मुझे मेसोडोरिया शहर के लोगों के सामने शर्मिंदा होना पड़ा। अभी भी वो साया हंस ही रहा था, जिस पर अब ध्रुव को बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगा और उसके मासूम से दिखने वाले चेहरे पर अब खतरनाक हाव भाव दिखाई देने लगे। वो इस वक्त इतने गुस्से में था कि उसने अपनी मां की दी हुई आखिरी निशानी की भी परवाह नहीं की। ध्रुव ने गुस्से में अपनी अंगूठी को निकाला और उसे दूर चट्टान की ओर फेंक दिया। ध्रुव को इतना परेशान होता देखकर उस साय ने कहा, सुनो ध्रुव, जो होना था वो हो चुका। अब इस तरह से तुम्हारे गुस्सा करने से कुछ भी नहीं होगा, लेकिन हाँ, अगर तुम मेरा साथ दोगे तो मैं तुम्हारे बहुत काम आ सकता हूं। यह बात ध्रुव को कुछ समझ नहीं आई। उसने उस साय से पूछा, आखिर तुम क्या चाहते हो? ध्रुव के सवाल का जवाब देने के लिए वो साया फिर से उसके सामने एक जगह पर हवा में रुक गया और कहने लगा, ये हुई ना बात। मैं चाहता हूं कि तुम मुझे फिर से अपनी अंगूठी में रहने की जगह दो, बदले में मैं तुम्हें। वो साया इसके आगे कुछ कहता उसके पहले ही ध्रुव ने कहा, नहीं नहीं, कभी नहीं, कभी भी नहीं। मैं ऐसी गलती अब दोबारा नहीं करने वाला। मैं अब भूल कर भी उस अंगूठी को दोबारा नहीं पहनूंगा।
तब उस साय ने अपने हाथ में उस अंगूठी को दिखाकर ध्रुव को समझाते हुए कहा, क्या तुम नहीं चाहते कि लोग तुम्हारी फिर से इज्जत करें, फिर से तुम्हारी शक्तियों का सितारा 3 से 9 तक पहुंचे? क्या तुम नहीं चाहते कि एक बार फिर से एकलव्य कहलाए जाओ? उस साय की इस तरह की बातों ने ध्रुव की धड़कनों को तेज कर दिया और अब ध्रुव ना चाहते हुए भी उस साय की बातों को सुनना चाहता था। तभी उस साय ने आगे कहा, चलो ध्रुव, मैं मानता हूं कि अंगूठी नहीं पहनने से भी तुम अपनी शक्तियों को वापस हासिल करने लगोगे, लेकिन तुम भी इस बात को अच्छे से समझते हो कि अब तुम्हारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। ध्रुव से यह बात करते हुए अब वो साया फिर से उसके चारों तरफ घूम रहा था। उसने ध्रुव से आगे कहा, ध्रुव, तुम 15 साल के हो चुके हो, मतलब कि तुम्हारे पास अब से सिर्फ 1 साल का समय है और 1 साल में तुम्हारी शक्ति 7वें सितारे तक नहीं पहुंची तो नियम के मुताबिक तुम्हें शौर्य दल और मेसोडोरिया शहर से बाहर निकाल दिया जाएगा। ध्रुव उस साय की बातें सुनकर हैरान हो गया। उसने हैरानी के साथ पूछा, लेकिन तुम्हें इन सब के बारे में कैसे पता? मुझे ये कैसे पता, इसके बारे में सोचना छोड़ो और जो कह रहा हूं उस पर ध्यान दो। अब फिर से ध्रुव उस साय की बातों को ध्यान से सुनने लगा। उसने अपनी बातों को आगे बढ़ाते हुए कहा, और सबसे बड़ी बात, 3 साल बाद तुम्हें अपनी मंगेतर लारा का भी तो सामना करना है। लारा का नाम सुनते ही ध्रुव ने गुस्से में कहा, उसका तो नाम भी मेरे सामने मत लेना। ध्रुव को इस तरह से गुस्सा होते देखकर उस साय ने हंसते हुए कहा, ध्रुव, तुम्हारे इस तरह से गुस्सा करने से कुछ नहीं होने वाला। अब तुम्हें अपने सच को स्वीकार कर लेना चाहिए और तुम्हारा सच यही है कि 3 साल बाद तुम्हें अपनी मंगेतर लारा का सामना करना होगा। इस बार ध्रुव ने आगे जाकर उस साय से पूछा, तो क्या करूं मैं? तुम्हें वो करना चाहिए जो मैं कह रहा हूं। तुम इस अंगूठी को फिर से पहनकर मुझे अपनी जिंदगी में शामिल कर लो, फिर देखो किस तरह से मैं तुम्हारी जिंदगी बदल दूंगा। मैं तुम्हें इतना शक्तिशाली बना दूंगा कि तुम अपने सामने आने वाली हर मुसीबत का सामना हिम्मत से कर पाओगे। और हाँ, डरो मत, इस बार मैं तुम्हारी शक्तियों को नहीं लूंगा। ये बात तुम्हें बाद में समझ आ जाएगी कि अब तक ऐसा क्यों किया मैंने। धीरे धीरे तुम्हें इसका कारण समझ आ जाएगा, लेकिन अब तुम्हें डरने की जरूरत नहीं। ध्रुव को अपनी खोई हुई शक्तियों को वापस हासिल करने का इसके अलावा कोई और दूसरा रास्ता नजर नहीं आ रहा था। तब ध्रुव ने सपाट लहजे में कहा, ठीक है, मैं तैयार हूं। ध्रुव के इतना कहते ही वो सफेद रंग का साया हंसते हुए उसके पास से बहुत तेजी से निकला। वो उसके चारों तरफ इर्द गिर्द घूमने लगा, जिससे ध्रुव का संतुलन बिगड़ गया और वो एक बार फिर से जमीन पर जा गिरा। तब ध्रुव ने कहा, अरे ये क्या कर रहे हो? मेरे सारे कपड़े खराब कर दिए। जमीन से उठने के बाद ध्रुव ने उससे एक सवाल किया, वैसे तुमने अभी तक मुझे अपना नाम नहीं बताया। मेरा नाम विदुर है, लेकिन तुम मुझे सिर्फ गुरुदेव या फिर आचार्य कहना। ठीक है आचार्य विदुर, तो आप मेरी ट्रेनिंग कब से शुरू करेंगे? विदुर ने कहा, बहुत ही जल्द। तभी अचानक ध्रुव ने विदुर से पूछा, आचार्य, क्या आपको करिश्माई शरबत के बारे में कुछ पता है? विदुर ने तुरंत जवाब देते हुए कहा, मेरे हिसाब से वो दुनिया का सबसे वाहियात किस्म का शरबत है। मैं तुम्हारे लिए खास चीज बनाऊंगा, अमृत धारा। उससे तुम्हें बहुत मदद मिलने वाली है। ध्रुव ने हैरान होते हुए पूछा, क्या कहा? अमृत धारा? ये क्या है और इसके क्या फायदे हैं? ध्रुव के सवालों से परेशान होकर विदुर ने कहा, तुम सवाल बहुत पूछते हो। फिलहाल मैं तुम्हें कुछ जड़ी बूटियां लिख कर दे रहा हूं, इसका इंतजाम करो। जब अमृत धारा बन जाए तो तुम खुद ही देख लेना कि वो क्या चीज है। फिर तुम खुद ही बताना मुझे कि अमृत धारा बेहतर है या तुम्हारा वो करिश्माई शरबत। इतना कहते हुए विदुर ने ध्रुव के हाथों में जड़ी बूटियों के नाम लिखकर एक कागज थमा दिया। उस कागज को पढ़कर ध्रुव के होश उड़ गए। उसने हैरानी के साथ कहा, आचार्य, ये तो बहुत महंगी है। इन्हें खरीदने के लिए तो कम से कम 800 सोने के सिक्कों की जरूरत होगी और मेरे पास तो इतने पैसे नहीं है। ध्रुव की इस बात पर विदुर ने सपाट लहजे में कहा, यह तुम्हारी परेशानी है कि तुम इतने सोने के सिक्कों का इंतजाम कैसे करोगे। अभी तो मैंने तुमसे सबसे कम कीमत वाली चीजें लाने को कहा है और तुम अभी से मुझे अपनी परेशानियां बताने लगे। 800 सोने के सिक्कों का इंतजाम कैसे होगा ये तुम जानो। जब तुम्हें पता चलेगा ना कि मेरे अमृत धारा की मार्कस में क्या कीमत है तो तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। फिर तुम्हें समझ आएगा कि तुम्हारे हाथ कौन सा खजाना लगा है। ये बात चल ही रही थी कि ध्रुव को ऐसा लगा कि कोई उनकी ओर आ रहा है। इस आहट को सुनकर विदुर ने जल्दबाजी में कहा, मैं अंगूठी में वापस जा रहा हूं, तुम इस अंगूठी को पहन लेना और हाँ, किसी को भी मेरे बारे में मत बताना, समझे? इतना कहते हुए विदुर ध्रुव की अंगूठी में जाकर गायब हो गए। आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए सुपर योद्धा, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।
ध्रुव को किसी के कदमों की आहट से इस बात का एहसास हुआ कि वाकई में कोई ना कोई उसकी तरफ आ रहा था। अगले ही पल उसने देखा कि यह कदमों की आवाज किसी और की नहीं बल्कि उसकी बहन इरा की थी। ध्रुव को देखते ही इरा ने फिक्र जाहिर करते हुए कहा, ध्रुव, मुझे माफ करना, मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी, इसलिए तुम्हारे मना करने के बाद भी मैं यहां चली आई। ध्रुव ने अपनी नाराजगी को भुलाकर थोड़ी हैरानी के साथ पूछा, लेकिन तुम्हें कैसे पता चला कि मैं इस वक्त यहीं पर मिल सकता हूं? इरा ने कहा, मैं जानती हूं ध्रुव कि तुम अपनी मां से कितना प्यार करते हो, इसलिए मुझे विश्वास था कि तुम मुझे यहीं मिलोगे। ध्रुव को इरा की आंखों में खुद के लिए प्यार नजर आ रहा था। अगले ही पल इरा ने ध्रुव से कहा, ध्रुव, चाहे तुम्हारे सामने कितनी भी मुसीबतें क्यों ना हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। इरा का अपने लिए यह लगाव देखकर ध्रुव के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई, लेकिन अगले ही पल ध्रुव को अपनी परेशानी याद आई और उसने इरा से थोड़ा सा हिचकिचाते हुए पूछा, इरा, क्या तुम्हारे पास कुछ सोने के सिक्के रखे हुए हैं? ध्रुव के मुंह से यह बात सुनकर इरा को हैरानी हुई, क्योंकि आज तक उसे कभी भी पैसों की जरूरत नहीं पड़ी थी, और पड़ती भी तो उसके पिता अरेंद्र हमेशा उसका ध्यान रखते थे। लेकिन आज अचानक ध्रुव को पैसों की जरूरत क्यों पड़ गई, यह सवाल इरा के मन में चल रहा था। इरा ध्रुव से कुछ कहती उसके पहले ही ध्रुव ने कहा, मैं बाबा को परेशान नहीं करना चाहता, मेरी वजह से उन्हें पहले ही सबके सामने काफी शर्मिंदा होना पड़ा है। तब इरा ने ध्रुव को भरोसा दिलाते हुए कहा, क्या 1000 सोने के सिक्के काफी होंगे? ध्रुव ने बिना देर किए तुरंत जवाब दिया, हाँ बिल्कुल, और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि ये सिक्के तुम्हें जल्द ही लौटा दूं। शुक्रिया इरा इस मदद के लिए। ध्रुव की इस बात पर इरा ने मुस्कुराते हुए कहा, इसकी कोई जरूरत नहीं है ध्रुव। इतना कहने के बाद इरा ने पूछा, क्या मैं जान सकती हूं कि तुम्हें इतने सोने के सिक्कों की जरूरत क्यों पड़ी? क्या खरीदना चाहते हो तुम? क्या मैं भी तुम्हारे साथ बाजार घूमने चल सकती हूँ? ध्रुव इस बारे में इरा को ना ही साफ साफ मना कर सकता था और ना ही उसे ज्यादा कुछ बता सकता था, पर क्योंकि इरा उसकी मदद कर रही थी इसलिए ध्रुव ने हामी भरते हुए कहा, ठीक है, कल हम बाजार में साथ खरीदारी करने चलेंगे। इतना कहने के बाद दोनों के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। फिर वो दोनों शौर्य महल की ओर बढ़ने लगे, लेकिन वो इस बात से बेखबर थे कि कल बाजार में कोई मुसीबत उनका बेसब्री से इंतजार कर रही थी। अगली सुबह ध्रुव और इरा मैसेडोरिया शहर के बाजार में खरीदारी करने के लिए निकल गए। बाजार में कुछ ही देर घूमने के बाद ध्रुव को कुछ अजीब सा लगा। उसने गौर किया कि रोज के मुकाबले आज का बाजार कुछ अलग नजर आ रहा था। हालांकि उसे बाजार में शौर्य दल के सैनिक भी नजर आ रहे थे, लेकिन उसकी नजर कुछ ऐसे लोगों पर गई जो किसी भी तरह से व्यापारी नहीं लग रहे थे। उन्हें देखकर ध्रुव को समझ आ गया कि यकीनन ये लोग जासूसी कर रहे हैं। तभी ध्रुव और इरा के कानों में एक आवाज पड़ी, अरे ध्रुव और इरा, आप दोनों यहाँ? इतना सुनते ही उन दोनों के पैर वहीं पर रुक गए। जैसे ही उन्होंने पीछे पलट कर देखा तो एक मुस्कुराता हुआ शख्स उनके सामने आकर खड़ा हो गया। ये शख्स कपड़ों से शौर्य दल का ही लग रहा था। ध्रुव उसे पहचानने की कोशिश कर रहा था। उस शख्स ने कहा, आप दोनों मुझे नहीं जानते, लेकिन मैं आपको पहचानता हूँ। मुझे आपके पिता ने बाजार की सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंपी है। मेरा नाम सोरेन है। उस शख्स के बारे में इतना जानने के बाद ध्रुव के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। उसने कहा, ओह, बाजार को देखकर ऐसा लग रहा है कि आपने बहुत ही अच्छे से यहाँ पर सब कुछ संभाल रखा है। सोरेन ने तुरंत जवाब देते हुए कहा, जी हाँ, आप बताएं, बाजार में आप क्या खरीदारी करने आए हैं? मैं आपकी थोड़ी मदद करवा देता हूँ। नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। अगर हमें किसी चीज की जरूरत होगी तो हम आपको याद कर लेंगे, ठीक है? लेकिन अगर आपको किसी भी चीज के लिए मेरी जरूरत पड़े तो सिर्फ एक सीटी बजा दीजिएगा, मैं या मेरे सैनिक हाजिर हो जाएंगे। सोरेन की इतनी बात पर ध्रुव और इरा दोनों मुस्कुराते हुए खरीदारी के लिए आगे बढ़ गए। लेकिन कुछ देर बाद इरा को भी ऐसा लगा कि बाजार में कुछ ना कुछ गड़बड़ तो जरूर है। तभी ध्रुव की अंगूठी में से विदुर उससे बात करने लगा। विदुर की आवाज ध्रुव के अलावा कोई और नहीं सुन सकता था। विदुर ने ध्रुव को सचेत करते हुए कहा, तुम बिल्कुल सही समझ रहे हो, यहाँ कुछ भी ठीक नहीं लग रहा है। फिलहाल तुम्हें एक बात का सबसे खास ध्यान रखना है, और वो ये है कि तुम जो भी सामान खरीदो वो किसी के हाथ नहीं लगना चाहिए। विदुर के इतना कहने के बाद ध्रुव ने जड़ी बूटियों का सारा सामान इरा के हाथों में थमाते हुए कहा, भले ही तुम मेरी बहन नहीं हो, और सच बताऊं तो मैं ये भी नहीं जानता कि तुम कहां से आई हो या फिर तुम्हारी हकीकत क्या है, लेकिन मैं वादा करता हूं कि तुम्हारी हिफाजत के लिए मैं हमेशा तैयार रहूंगा। ध्रुव के इतना कहते ही इरा के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई और उसने प्यार से ध्रुव को गले लगा लिया। तभी विदुर ने ध्रुव की तारीफ करते हुए कहा, अरे वाह, तुम तो अपना फर्ज बहुत अच्छे से निभा रहे हो। इस बीच अचानक ध्रुव की नजर फिर उन लोगों पर गई जो उसे थोड़े अजीब लग रहे थे। उसने इरा से कहा, इरा, तुम ये सामान लेकर यहां से निकलो, मैं थोड़ी देर में तुम्हें बाजार के बाहर मिलूंगा। तब तक मैं ये पता लगा कर आता हूं कि
ये लोग कौन है और किसकी जासूसी कर रहे हैं? इरा ध्रुव को छोड़कर नहीं जाना चाहती थी, लेकिन ध्रुव के दबाव बनाने पर इरा एक दूसरे रास्ते से बाजार से बाहर निकलने के लिए आगे बढ़ी। वहीं दूसरी तरफ ध्रुव उन जासूसों की सच्चाई जानने के लिए दोबारा बाजार की तंग गलियों में जाने लगा। इरा अभी आगे बढ़ी ही थी कि कोई उसका रास्ता रोककर उसके सामने खड़ा हो गया। इरा ने जैसे ही अपनी नजरें उठाई तो देखा कि उसके सामने एक लंबा चौड़ा लड़का खड़े होकर मुस्कुरा रहा था। उसकी गर्दन पर कंकाल का एक टैटू बना हुआ था। वो कंकाल के टैटू वाला लड़का कुछ कहता, उससे पहले ही इरा ने सीधे और सपाट लहजे में कहा, देखो मैकी, मैं जानती हूं कि तुम आमिश दल के लीडर के बेटे हो, लेकिन मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे सामने से हट जाओ, मुझे कुछ जरूरी काम है। इरा की इस बात पर मैकी ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है इरा, तुम करो ना अपना काम। जब तक तुम बाजार में अपना काम खत्म करोगी तब तक मुझे तुमसे बात करने का थोड़ा मौका भी मिल जाएगा। इरा ने अपने उसी तेवर को बरकरार रखते हुए कहा, मैकी, मुझे तुमसे बात करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। बेहतर होगा कि तुम मेरा रास्ता छोड़ दो। इरा के इस तरह के बर्ताव पर मैकी को अंदर ही अंदर गुस्सा आ रहा था। फिर भी उसने अपने चेहरे पर मुस्कुराहट को बनाए रखा और अपनी जैकेट से एक ब्रेसलेट निकालकर इरा को दिखाते हुए कहा, यह खूबसूरत ब्रेसलेट देख रही हो इरा, मैंने ये तुम्हारे लिए लिया है। फिलहाल तुम इसे रख लो, हम किसी और दिन साथ बाजार घूम लेंगे। इरा मैकी को मना करने ही वाली थी कि तभी उसकी नजर ब्रेसलेट में लगे हुए एक मेटल पर गई। यह मेटल ध्रुव की शक्ति बढ़ाने में काम आ सकता था। इस मेटल को देखकर इरा का मन बदलने लगा और उसने मन ही मन सोचा, मैं ये ब्रेसलेट रख लेती हूँ, इसमें लगे मेटल को निकालकर ध्रुव को दे दूंगी और इस ब्रेसलेट को फेंक दूंगी। मन ही मन ये सोचते हुए इरा ब्रेसलेट की तरफ देख रही थी, जिसे देखकर मैकी के चेहरे पर एक शातिर मुस्कान आ गई। इरा को किसी सोच में डूबा देखकर मैकी ने कहा, इरा, इसमें इतना सोचने की जरूरत नहीं है। शौर्य दल और आमिश दल दोनों ही मेसोडोरिया शहर के सबसे अच्छे दलों में से हैं। हम लोगों में इस तरह के तोहफे देना एक आम बात है। इरा का ध्यान मैकी की बातों पर नहीं बल्कि ब्रेसलेट में लगी मेटल पर था। उसने जैसे ही ब्रेसलेट को छूने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया, किसी ने उसका हाथ वहीं पर रोक दिया। इरा ने उस तरफ देखा तो वो ध्रुव था। ध्रुव ने इरा से नाराजगी के साथ कहा, क्या तुम्हें पता नहीं कि ये किस तरह का इंसान है? इरा से इतना कहने के बाद ध्रुव ने मैकी की तरफ देखा और कहा, मैकी, तुम इस ब्रेसलेट को अपने पास ही रखो, इरा को इसकी कोई जरूरत नहीं है। ध्रुव के बीच में आ जाने से मैकी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया, लेकिन इरा भी वहां पर मौजूद थी, इसलिए मैकी ने अपने चेहरे पर मुस्कान को बनाए रखा। उसने कहा, मैं तो इरा को तोहफे में सिर्फ ये ब्रेसलेट देना चाहता हूँ, ये इतनी बड़ी बात भी नहीं है। ध्रुव मैकी को बहुत अच्छे से जानता था। उसकी वजह यह थी कि शौर्य दल और आमिश दल के आपस में रिश्ते ठीक नहीं थे। ध्रुव ने बेबाकी से उसे जवाब देते हुए कहा, तुम्हारी लड़कियों के साथ किस तरह के रिश्ते होते हैं ये पूरा मेसोडोरिया शहर जानता है मैकी, तो बेहतर यही होगा कि तुम अपना ये घटिया तरीका किसी और लड़की पर आजमाओ। इतना कहने के बाद ध्रुव ने अपना एक कदम मैकी की ओर बढ़ाया और उसके ठीक सामने तन कर खड़े होते हुए उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, तुम्हारी सेहत के लिए यही बेहतर होगा कि तुम इरा से हमेशा दूर रहो, समझे? अब मैकी का सब्र टूट रहा था। उसे इस तरह से गुस्से में देखकर आमिश दल के कुछ सैनिकों ने ध्रुव और इरा को चारों तरफ से घेर लिया। उनकी इस हरकत को देखने के बाद ध्रुव ने हंसते हुए मैकी की ओर देखा और पूरे भरोसे के साथ एक सीटी मारी। ध्रुव की सीटी की आवाज के साथ ही 15 से 20 शौर्य दल के सैनिकों ने वहां आकर आमिश दल के सैनिकों को घेर लिया। अब पूरे बाजार का ध्यान सिर्फ उन लोगों पर था। यह देखकर मैकी को समझ आ गया था कि वो अब पूरी तरह से घिर चुका है, इसलिए उसने कहा, मर्द हो तो अपने सैनिकों का सहारा छोड़कर खुद मेरा मुकाबला करने के लिए मैदान में आओ। ध्रुव ने उसकी इस बात का साफ साफ जवाब देते हुए कहा, तो तुम मुझसे यहाँ पर मुकाबला करना चाहते हो, और तुम्हारे हिसाब से अगर मैं मर्द हूं तो मैं तुमसे मुकाबला करूं? हाँ, अगर मर्द हो तो अकेले मेरा मुकाबला करो। मैकी की इस बात पर ध्रुव ने अपनी चतुराई दिखाते हुए कहा, ठीक है, अगर ऐसी ही बात है तो बताओ तुम्हारी उम्र क्या है? ध्रुव के इस सवाल का मैकी ने कोई जवाब नहीं दिया। तब ध्रुव ने कहा, मैकी, तुम 23 साल के हो और मैं 15, यानी मैं तुमसे उम्र में काफी छोटा हूं, तो क्या तुम सच में मेरे साथ मुकाबला करना चाहते हो? ध्रुव के इतना कहते ही वहां मौजूद भीड़ का ध्यान उन दोनों पर चला गया। ध्रुव का इस तरह का बर्ताव देखकर मैकी को थोड़ा अजीब लग रहा था। तभी ध्रुव ने वहां मौजूद भीड़ का ध्यान अपनी ओर खींचकर मैकी पर हंसते हुए कहा, देखो देखो, सभी देखो जरा, आमिश दल के लीडर का बेटा मैकी मुझसे एक बच्चे से लड़ना चाहता है, और मैंने तो अभी तक यूथ सेरेमनी में भी हिस्सा नहीं लिया है। मुझ जैसे को हराकर आमिश दल अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना चाहता है। ध्रुव की इस बात पर बाजार की भीड़ ठहाकों के साथ मैकी पर हंसने लगी। अपने आप पर इतने लोगों को हंसता हुआ देखकर मैकी थोड़ा सा हड़बड़ा गया। अब उसे भी ये बात समझ आ गई थी कि ध्रुव अपनी कम उम्र का फायदा उठाकर सबके सामने उसका मजाक बना रहा था।
तभी उसने ध्रुव के पास आते हुए कहा, इस बार तेरी किस्मत अच्छी थी जो तू बच गया, लेकिन मैं बहुत जल्द तेरे लिए भी एक तोहफा लाऊंगा और वो तोहफा बहुत दर्दनाक होगा। इतना कहते हुए मैकी मुस्कुराकर अपने सैनिकों के साथ वहां से गुस्से में जाने लगा। वो आगे बढ़ा ही था कि अचानक उसने तुरंत पलटकर ध्रुव की तरफ देखा और सवाल किया, अरे हाँ, मैं एक बात तो पूछना भूल ही गया। मैंने सुना है कि जयान परिवार ने तुम्हारे परिवार के साथ रिश्ता तोड़ दिया है, क्या ये बात सच है? ये कहते ही मैकी ध्रुव पर हंसने लगा और फिर दोबारा अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहने लगा, सच कहूं तो ये अच्छा ही हुआ, क्योंकि तुम एक शून्य हो जिसकी जोड़ी शायद लारा के साथ कभी नहीं जमती। मैकी ने लारा की बात को बीच में लाकर एक बार फिर से ध्रुव के जख्मों को कुरेद दिया था। ध्रुव गुस्से में कुछ कर बैठता, इससे पहले ही अंगूठी में से विदुर ने उसे खामोश रहने का इशारा किया और मैकी उस पर हंसते हुए वहां से चला गया। लेकिन अब ध्रुव की आंखें गुस्से से लाल हो रही थी। तभी इरा ने उसे रोका और समझाते हुए कहा, जाने दो उसे ध्रुव, मैकी एक पागल कुत्ते की तरह है, उसे भौंकने की आदत है। इरा की बातों को मानकर ध्रुव ने अपने आप को संभाला और खुद से कहा, आमिश दल के लोगों का हमारे इस बाजार में घूमना सही नहीं है, इनके बारे में जरूर कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। ध्रुव के गुस्से को शांत करने के लिए इरा ने कहा, क्या हमें कुछ और सामान भी खरीदना है या फिर हम घर चलें? नहीं, अभी हमें कुछ और सामान भी लेना है। ठीक है, तो चलो हम जल्दी यहां से चलते हैं। फिर थोड़ी ही देर में एक दुकान पर ध्रुव को एक चमकदार काला पत्थर देखा, जिसे देखकर ध्रुव के कदम वहीं रुक गए, क्योंकि अंगूठी में से विदुर ने ध्रुव को वो काला पत्थर खरीदने का इशारा किया था। ध्रुव ने उस पत्थर को उठाया और उसे गौर से देखने लगा। जब इरा ने ये देखा तो उसने ध्रुव से पूछा, क्या तुम इस चमकदार पत्थर के बारे में कुछ जानते हो? ध्रुव अभी भी गौर से उस चमकदार पत्थर को देख रहा था। उसने इरा के सवाल का जवाब देते हुए कहा, नहीं, मैं नहीं जानता। तो क्या हम ये खरीदने वाले हैं? हाँ, हम ये खरीदने वाले हैं। ओफो ध्रुव, जब तुम इसके बारे में कुछ जानते ही नहीं हो तो फिर इसे क्यों खरीदना चाहते हो? पता नहीं, बस मेरा मन कह रहा है कि मुझे खरीदना चाहिए। उस चमकदार पत्थर को गौर से देखते हुए ध्रुव ने मन ही मन कहा, अब होगी मेरी असली ट्रेनिंग शुरू। आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए सुपर योद्धा, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। इरा को नहीं समझ आया कि ध्रुव उस काले चमकदार पत्थर को क्यों खरीदना चाहता था। बाजार में घूमकर थक चुकी इरा ने कहा, ध्रुव, अगर अब तुम्हारी खरीदारी पूरी हो गई हो तो क्या हम घर चलें? ध्रुव ने मुस्कुराते हुए इरा की तरफ देखा और हाँ के इशारे में अपना सिर हिलाया। ध्रुव मन ही मन खुद से कहने लगा, आखिरकार अब वो दिन करीब है जब मैं अपनी खोई हुई शक्तियों को वापस हासिल कर पाऊंगा। लेकिन हकीकत तो ये थी कि उसके साथ कुछ ऐसा होने वाला था जिसके बारे में उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। कुछ ही देर में ध्रुव और इरा शौर्य महल पहुंच गए। इरा के अपने कमरे में जाने के बाद ध्रुव सबसे ऊपर बने अपने कमरे में चला गया। उसने दरवाजा बंद करके अपनी अंगूठी की तरफ देखते हुए जोश के साथ कहा, आचार्य देखो, मैं वो सब कुछ लेकर आ गया जो आपने मुझसे लाने को कहा था। ध्रुव के इतना कहते ही उसकी अंगूठी में से एक सफेद रंग की रोशनी तेजी से बाहर निकली, जिसके झटके से ध्रुव जमीन पर जा गिरा। अपने आप को संभालते हुए खड़े होकर उसने कहा, हर बार इस तरह से आना जरूरी है क्या? मुझे कुछ हो जाता तो? ध्रुव की इस बात पर विदुर ने हंसकर उसके इर्द गिर्द घूमते हुए कहा, अब जब तक मैं तुम्हारे साथ हूं मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा। इस पर ध्रुव ने थोड़ा बेरुखी से कहा, हाँ हाँ ठीक है, वो तो देख ही रहा हूं। पहले तो खुद ही मुझे चोट पहुंचाते हो और फिर खुद ही कहते हो कि मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। फिर अगले ही पल ध्रुव ने अपने बेड के सामने रखी टेबल पर सारा सामान रख दिया और पूरे जोश में कहा, ये देखो, आपने जो जो सामान लाने को बोला था मैं वो सब कुछ लेकर आ गया हूं। अब आप जल्दी से मेरी ट्रेनिंग शुरू कीजिए। अच्छा लग रहा है तुम्हारा ये जोश देखकर, मुझे सचमुच बहुत अच्छा लग रहा है। अगले ही पल विदुर ने ध्रुव को ऑर्डर देते हुए कहा, जाओ जल्दी से एक बड़े से बर्तन में गर्म पानी लेकर आओ। आचार्य के मुंह से यह सुनकर ध्रुव को थोड़ा सा अजीब लगा, लेकिन वो उनकी बात मानते हुए कुछ ही देर में एक बड़े से बर्तन में गर्म पानी लेकर आ गया। विदुर ने बाजार से लाए हुए सामान में से कुछ जड़ी बूटियों को उस गर्म पानी में डाल दिया। उन जड़ी बूटियों के पानी में घुलने से धीरे धीरे पानी का रंग बदलने लगा और तभी अचानक विदुर ने चुटकी बजाई। उनके चुटकी बजाते ही ध्रुव के कमरे में उसके बेड और उसके टेबल के बीच एक कालीन ने जगह ले ली। उस कालीन पर विदुर ध्यान की मुद्रा में बैठ गए और उन्होंने ध्रुव से कहा, मेरा मुंह क्या देख रहे हो, आकर मेरे सामने बैठ जाओ। आचार्य की बात मानते हुए ध्रुव उनके ठीक सामने कालीन पर बैठ गया और ध्यान से विदुर को देखने लगा।
देखते ही देखते ध्यान की मुद्रा में बैठे हुए विदुर की हथेलियों से आग की लपटें निकलने लगी। अगले ही पल विदुर ने अपने दूसरे हाथ की हथेली को उस आग वाली हथेली के ऊपर रखा। ऐसा करने से वो आग बुझ गई। ये सब देखकर ध्रुव का चेहरा खिल उठा। तब विदुर ने ध्रुव की तरफ देखते हुए कहा, अगली बारी तुम्हारी। ये एक बहुत ही साधारण सी टेक्निक है। इसके जरिए मैं देखना चाहता हूं कि तुम्हारे शरीर में ताकत कितनी है। अपना पूरा ध्यान हथेली पर केंद्रित करते हुए जैसा मैं कर रहा हूं वैसा करो। विदुर की इस बात पर ध्रुव भी ध्यान मुद्रा में बैठ गया। अपनी आंख बंद करते हुए ध्रुव ने वैसा ही किया जैसा विदुर ने कहा, और देखते ही देखते उसकी हथेली पर आग जलने लगी। आग की लपटें बढ़ने लगी। तब विदुर ने कहा, अपना पूरा ध्यान हथेली पर केंद्रित करो और फिर दूसरे हाथ की हथेली से इस आग को काबू में करने की कोशिश करो। जैसा विदुर ने कहा, ध्रुव वैसा ही करने की कोशिश कर रहा था। देखते ही देखते उसकी हथेली से आग की लपटें और बढ़ने लगी। ध्रुव अब इस आग को संभाल नहीं पा रहा था। तब विदुर ने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए अपने हाथ को ध्रुव की हथेली पर रखा और उन आग की लपटों को ठंडा किया। अगले ही पल विदुर ने ध्रुव से पूछा, तुम ठीक तो हो ध्रुव? ध्रुव ने कहा, हाँ मैं ठीक हूं। तब विदुर ने आगे कहा, मैंने सोचा था कि तुम इसमें असफल रहोगे। मुझे तो लगा था कि तुम आग को भी जगा नहीं पाओगे। हालांकि तुम उसे ठंडा नहीं कर पाए, फिर भी तुमने अच्छी कोशिश की। अगले ही पल विदुर ने देखा कि ध्रुव उसे बैठे बैठे लहराते हुए नजर आने लगा था। जैसे ही विदुर ने ध्रुव को संभालने की कोशिश की, उसने उल्टियां करना शुरू कर दिया। यह देखकर विदुर घबरा गए, क्योंकि ध्रुव कोई साधारण उल्टी नहीं बल्कि खून की उल्टियां कर रहा था। विदुर उसे संभालने की कोशिश कर ही रहे थे कि ध्रुव बेहोश होकर कालीन पर गिर पड़ा। विदुर ने चीखते हुए कहा, ध्रुव अपनी आंखें खोलो, अपनी आंखें खोलो ध्रुव। ये तो सिर्फ तुम्हारे शरीर की ताकत को देखने के लिए एक छोटा सा प्रयास था। ऐसा कैसे हो सकता है? ध्रुव की फिक्र करते हुए आचार्य विदुर ने उसके शरीर के सामने कुछ मंत्र पढ़ने शुरू कर दिए। उन्होंने अपने दोनों हाथों को खोल दिया, जिसमें से सफेद रंग का धुआं निकला। उस धुएं ने ध्रुव के पूरे शरीर को ढक लिया और देखते ही देखते ध्रुव की दोनों आंखें बंद हो गईं और वो गहरी नींद में चला गया। तब विदुर ने उसके चेहरे की तरफ देखते हुए खुद से कहा, तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है ध्रुव, बहुत ही अच्छी। खुद से इतना कहने के बाद विदुर ने ध्रुव को कालीन पर सुला दिया और अपनी शक्तियों से ध्रुव की शक्तियों को बढ़ाते हुए कहा, अब से मेरा भविष्य भी तुम पर ही निर्भर है। कल से तुम्हारी जिंदगी के एक नए दिन की शुरुआत होगी। अगली सुबह जब ध्रुव की नींद खुली तो उसे अपने शरीर में एक अजीब सा बदलाव नजर आया। उसे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगा कि कल की ट्रेनिंग के दौरान वो उल्टी करते हुए बेहोश होकर गिर पड़ा था। कुछ देर के बाद ध्रुव का ध्यान हरे रंग से भरे हुए पानी के जार पर गया। उस जार को देखकर उसने अपने आप से कहा, अरे ये तो शायद वही है जो कल आचार्य गर्म पानी से बना रहे थे। कहीं ये अमृत धारा तो नहीं जिसके बारे में आचार्य ने मुझे बताया था। इतना कहकर ध्रुव उस हरे पानी के जार के पास पहुंचा और उसे गौर से देखने लगा। तभी अचानक उसकी अंगूठी में से एक आवाज आई, हाँ तुम बिल्कुल ठीक सोच रहे हो ध्रुव, ये वही अमृत धारा है जिसके बारे में मैं तुम्हें बता रहा था। और अगले ही पल विदुर ध्रुव की अंगूठी से बाहर आ गए और कहने लगे, तुम फिलहाल उससे दूर रहो और मैंने जो तुम्हें कुछ चीजें सिखाई थी उन्हें दोहराते रहो। और हाँ, कल मैं तुम्हें चमकीले काले पत्थर के बारे में कुछ चीजें बताना भूल गया था, उसे ध्यान से सुनो। विदुर के इतना कहते ही ध्रुव ध्यान से उसकी बातों को सुनने लगा। यह चमकीला पत्थर मार्कस के किसी योद्धा का लगता है। इस पत्थर में क्लास 2 टेक्निक छिपी है जिसका नाम है वैक्यूम हैंड। हालांकि इसका लेवल जो है वो लो है। चमकीले पत्थर की यह खासियत सुनकर ध्रुव बहुत खुश हो गया। उसने जोश में आकर कहा, क्या बात है, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि किसी योद्धा की वैक्यूम हैंड टेक्निक मेरे हाथ लगेगी। आप मुझे कब इसकी शक्तियों का इस्तेमाल करना सिखाएंगे? ध्रुव को इतना खुश देखकर विदुर ने कहा, अरे रुको जरा, पहले मेरी पूरी बात तो सुन लो। विदुर के इतना कहने पर ध्रुव चुपचाप उनकी बातें सुनने लगा। अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए विदुर ने कहा, तुम इस वैक्यूम हैंड टेक्निक का इस्तेमाल तभी कर सकते हो जब तुम्हारी शक्ति का सितारा सामने वाले की शक्ति के सितारे से ज्यादा हो। यह बात सुनकर ध्रुव थोड़ा सोच में डूब गया। तभी विदुर ने उसे वैक्यूम हैंड टेक्निक के बारे में एक और हैरान कर देने वाली बात बताई। और सबसे खास बात, पहले तुम्हें अपनी शक्ति को अगले सितारे तक ले जाना पड़ेगा, तभी तुम इस पत्थर में छुपी टेक्निक का इस्तेमाल कर सकते हो। यह सुनकर ध्रुव हैरानी में पड़ गया। उसे हैरान देखकर विदुर ने कहा, अगर तुम इसका इस्तेमाल करना चाहते हो तो कड़ी मेहनत करना शुरू कर दो, तभी तुम इसका इस्तेमाल कर पाओगे, वरना भूल जाओ कि कभी तुम्हारे हाथ मार्कस के किसी योद्धा की टेक्निक आई थी। विदुर की इस बात पर ध्रुव एकदम से जोश में आकर कहने लगा, आचार्य आप ऐसा कैसे कह रहे हैं? आपको क्या लगता है कि मैं मेहनत करने से डरता हूं? नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं तो बस तुम्हें बताना चाहता हूं, इस चमकीले पत्थर में जो टेक्निक छिपी हुई है तुम उसका इतनी आसानी से इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। इसके लिए तुम्हें अपनी शक्तियों को बढ़ाना होगा। अपने आचार्य की इस बात को सुनकर
ध्रुव थोड़ा शांत हुआ। तब विदुर ने उसे एक अच्छी खबर देते हुए कहा, क्या तुम्हें अपने आप में कुछ बदलाव नजर आ रहे हैं? विदुर के ये सवाल पूछते ही ध्रुव को एहसास हुआ कि शायद कल की ट्रेनिंग के बाद वो अपनी शक्तियों में एक सितारा आगे बढ़ चुका था। अब उसकी शक्तियां तीसरे सितारे से चौथे सितारे पर आ चुकी थी। लेकिन ये सिर्फ उसका एक अंदाजा था। ध्रुव अपनी बढ़ी हुई शक्ति को अच्छे से महसूस कर रहा था। वो इस बात की खुशी मनाता उससे पहले ही विदुर ने उसकी मुश्किलें बढ़ाते हुए कहा, मैं तुम्हें एक बात और बता दूं, मैंने जो अमृत धारा बनाई है वो ज्यादा महीनों तक नहीं चल पाएगी। तुम एक बार फिर से बाजार जाने की तैयारी कर लो। अपने आचार्य की इस बात को सुनकर ध्रुव पूरी तरह से हैरान हो गया। उसने हैरानी के साथ कहा, लेकिन अभी तक तो आपने इसका इस्तेमाल करना भी नहीं सिखाया और आप कह रहे हैं कि ये बहुत जल्दी खत्म भी हो जाएगी। क्या मुझे फिर से इन जड़ी बूटियों को खरीदने के लिए पैसों का इंतजाम करना होगा? ध्रुव की इस बात का तुरंत जवाब देते हुए विदुर ने कहा, समय आने पर तुम्हें अमृत धारा की सारी खूबियां पता चल जाएंगी। फिलहाल तुम फिर से पैसों का इंतजाम करने के बारे में सोचो। लेकिन मैं फिर से इतने सारे पैसों का इंतजाम कहां से करूंगा? तब विदुर ने उसे इस परेशानी का हल बताते हुए कहा, तुम चाहो तो अपने बाबा से इसके लिए पैसे ले सकते हो। विदुर की इस बात पर ध्रुव ने परेशान होते हुए कहा, नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकता। मैं अपने बाबा को अपनी किसी मुसीबत के बारे में नहीं बताना चाहता। मेरी वजह से वो पहले से ही परेशान रहते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। अगर तुम अपने पिता से किसी तरह की मदद नहीं लेना चाहते हो तो एक बार फिर से इरा से मदद ले लो। विदुर की इस बात पर ध्रुव ने चिढ़ते हुए कहा, आचार्य, आप ये कैसी बात कर रहे हैं? अभी तक मैंने इरा को पहले के 1000 सोने के सिक्के ही नहीं लौटाए हैं और आप हैं कि एक बार फिर से उससे मदद लेने की बात कर रहे हैं। इस पर विदुर ने बेपरवाह होते हुए कहा, देखो, वो तुम्हें देखना है, लेकिन मैं तुम्हें एक बात साफ साफ बता देना चाहता हूं। तुम जो तीसरे सितारे से चौथे सितारे पर पहुंचे हो, ये इस अमृत धारा का ही करिश्मा है। जब तुम ट्रेनिंग के बाद बेहोश हो गए थे तो अमृत धारा के पानी में लेट कर ही तुम्हारा शरीर फिर से ठीक हुआ है। अमृत धारा की यह खासियत सुनकर ध्रुव पूरी तरह से हैरान रह गया था। उसके चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ने लगी। वो अमृत धारा के बारे में कुछ पूछता उससे पहले ही विदुर ने कहा, फिलहाल तुम्हें इसके लिए ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। तुम बस इतना समझ लो कि अगर तुम्हें अपनी शक्तियों को अगले सितारे तक ले जाना है तो तुम्हें बाजार से उन चीजों को फिर से खरीदना पड़ेगा और इसके लिए तुम्हें कई सोने के सिक्कों की जरूरत पड़ेगी। ये बात सुनकर ध्रुव ने थोड़ा परेशान होते हुए कहा, ठीक है, मुझे बार बार एक ही बात मत बताओ, मैं कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लूंगा। इतना कहते हुए ध्रुव अपने कमरे से बाहर निकल गया और इस परेशानी के हल के बारे में सोचने लगा। दूसरी ओर विदुर फिर से ध्रुव की अंगूठी में जाकर बैठ गया। शौर्य महल से बाहर निकलते ही ध्रुव को शौर्य दल के ट्रेनिंग ग्राउंड से कुछ आवाजें आने लगी। उन आवाजों से उसे समझ आ गया कि वहां पर 2 योद्धाओं के बीच प्रैक्टिस चल रही थी। ध्रुव ने बिना देर किए अपने कदमों को ट्रेनिंग ग्राउंड की ओर बढ़ा लिया। कुछ ही देर में वो ट्रेनिंग ग्राउंड के बड़े से दरवाजे पर पहुंच गया और अपनी आंखों के सामने का नजारा देखकर उसने कहा, ओहो, तो ये बात है, आज इरा सनी को मजा चखा रही है। ट्रेनिंग ग्राउंड मिसोडोरिया शहर के लोगों से खचाखच भरा हुआ था। इस वक्त सनी और इरा के बीच तगड़ा मुकाबला चल रहा था। सनी ध्रुव का बहुत दूर का भाई था। सनी और ध्रुव में ज्यादा बनती भी नहीं थी। सभी लोग तालियां बजाकर सनी और इरा का हौसला बढ़ा रहे थे। वो दोनों हवा में उड़ते हुए एक दूसरे के वार पर पलटवार कर रहे थे। इसी बीच सनी ने इरा के मुंह पर मुक्के से जोरदार वार किया, लेकिन इरा ने अपने चेहरे को बचाते हुए सीधे सनी के पैर पर पलटवार किया। इस वार से सनी जमीन पर जा गिरा और उसके मुंह पर धूल का गुबार नजर आने लगा। तब इरा ने उससे कहा, क्यों, कैसी रही? जमीन पर पड़े सनी से इतना कहते हुए जैसे ही इरा ने सामने देखा तो उसे ध्रुव नजर आया। वो ध्रुव के पास पहुंच गई और उसे गले लगाने लगी। ध्रुव के शरीर को देखकर उसे बहुत ही जल्द इस बात का अंदाजा हो गया कि उसके शरीर में जो बदलाव नजर आ रहे हैं वो शक्ति के चौथे सितारे के हैं। तब इरा ने मुस्कुराते हुए ध्रुव से कहा, ध्रुव, तुमने मुझे बताया भी नहीं कि तुमने ट्रेनिंग लेना शुरू कर दिया है। इरा के इतना कहते ही ध्रुव ने अपने आप को देखना शुरू किया। तभी इरा ने आगे कहा, तुम्हें मुझसे कोई झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। मुझे खुशी है कि तुमने अपनी शक्ति का एक सितारा बढ़ा लिया है। ध्रुव और इरा आपस में बात कर ही रहे थे कि तभी उनके पीछे कोई आकर खड़ा हो गया। उसने उन दोनों से कुछ ऐसी बात कही जिसे सुनकर ध्रुव के चेहरे का रंग बदलने लगा और उसकी आंखों में खून उतर आया। आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए सुपर योद्धा, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। ध्रुव का ध्यान इरा की बातों से हटकर उस शख्स पर गया। अपने सामने खड़े उस शख्स को देखकर ध्रुव के चेहरे का रंग बदलने लगा और उसकी आंखों में खून उतर आया। उस
शख्स ने अपने दोनों हाथों में ग्लव्स पहने हुए थे और अपने लंबे बालों की पूनी बना रखी थी, ये वो शख्स था जो ध्रुव का दूर का भाई होने के साथ साथ ध्रुव की शक्तियां कम होने पर उसका हमेशा ही मजाक उड़ाता था। ये सनी ही था जो इरा के साथ प्रैक्टिस कर रहा था। आज जब ध्रुव अपनी शक्तियों में तीसरे सितारे से चौथे सितारे पर पहुंच गया था तो वो सनी से मुकाबले के बारे में सोचने लगा। तभी ध्रुव को अपनी अंगूठी में से विदुर की आवाज सुनाई थी। रुको, मैं जानता हूं कि तुम उसे पसंद नहीं करते, लेकिन इस वक्त तुम्हें उससे उलझने की जरूरत नहीं है। और वैसे भी वो शक्ति का 7वां सितारा भी पार कर चुका है और तुम अभी सिर्फ तीसरे सितारे से आगे बढ़े हो, तो तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा कि तुम अभी सनी से दूर रहो। ध्रुव आचार्य विदुर की बातें सुन ही रहा था कि तब तक सनी उसके और नजदीक आकर खड़ा हो गया। तब ध्रुव के पास में ही खड़ी इरा ने सनी से कहा, तुम्हारी प्रैक्टिस मेरे साथ चल रही है सनी, ना कि ध्रुव के साथ, तो बेहतर होगा कि तुम उससे दूर ही रहो। इतना कहते हुए इरा ने अपने दोनों हाथों को फैलाया और हवा में उड़कर सनी को पीछे धकेलने लगी। सनी भी इरा का सामना करते हुए हवा में पीछे जाने लगा। अगले ही पल दोनों मैदान के बीच में आ गए और एक दूसरे का मुकाबला करने के लिए तैयार हो गए। उन दोनों को ऐसे मुकाबला करता देख ध्रुव को इरा की फिक्र होने लगी। तभी अंगूठी में से विदुर ने कहा, तुम इरा की फिक्र मत करो, क्योंकि इस पूरे मैदान में एक अकेली वो ही है जो कि शक्ति के 8वें सितारे को पार कर चुकी है और 9वें सितारे पर है। उस दिन मैकी से उसने मुकाबला इसलिए नहीं किया क्योंकि वो जड़ी बूटियों को सुरक्षित रखना चाहती थी। ध्रुव ने कहा, मुझे मालूम है। फिर विदुर ने ध्रुव को देखते हुए पूछा, तो फिर इतने परेशान क्यों हो रहे हो? अच्छा, अब समझा। अमृत धारा के लिए पैसों का इंतजाम जो करना है, इसलिए परेशान हो। लेकिन तुम तो अपने बाबा की मदद भी नहीं लेना चाहते, इरा की मदद भी नहीं लेना चाहते, तो कैसे करोगे इंतजाम? ध्रुव इस वक्त विदुर की बात जरूर सुन रहा था, लेकिन उसका पूरा ध्यान मुकाबले पर था। उधर विदुर अब फिक्र करते हुए दोबारा पूछने लगा, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूं। लेकिन ध्रुव ने कोई जवाब नहीं दिया। उधर मुकाबले में सनी ने तेजी से 10 से 12 कदमों को आगे बढ़ाते हुए इरा को पैर पीछे लेने पर मजबूर कर दिया। तब इरा ने बड़ी सूझबूझ के साथ अपने आप को संभालते हुए खुद को थोड़ा एक तरफ झुकाया, जिससे सनी औंधे मुंह जमीन पर जा गिरा। इरा ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा, क्यों, आया मजा? और कोशिश करनी है? उधर विदुर की छटपटाहट से ध्रुव का अपनी अंगूठी पर ध्यान गया। विदुर ने दोबारा ध्रुव से पूछा, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूं कि तुम पैसों का इंतजाम कैसे करोगे? तब ध्रुव ने एक सटीक जवाब देते हुए कहा, पैसों का इंतजाम करने के लिए मेरे दिमाग में एक तरकीब है। ध्रुव की इस बात पर खुश होते हुए विदुर ने तुरंत पूछा, तो फिर मुझे भी बताओ कि तुम्हारे इस खुराफाती दिमाग में आखिर चल क्या रहा है? ध्रुव ने कहा, बताता हूं, पहले हम कहीं अच्छी जगह जाकर बैठते हैं और फिर इस मुकाबले को देखते हुए इस बारे में बात करते हैं। इतना कहते हुए ध्रुव मैदान में चल रहे मुकाबले के चारों तरफ अपनी नजरें दौड़ाने लगा। तभी उसे वहां ऊंचाई पर कुछ खाली सीटें नजर आईं। इसके बाद वो साइड से होते हुए उस ओर जाने के लिए आगे बढ़ा। वहीं लोगों की भीड़ में कुछ 4-5 लड़कियों में से एक लड़की ने दूसरी लड़की से कहा, ए काव्या, वो देखो कौन आ रहा है। उसके इतना कहते ही काव्या ने ध्रुव की ओर नजरें घुमाई। उसी वक्त इरा ने भी सनी से मुकाबला करते करते ये देख लिया कि काव्या ध्रुव को देख रही थी। काव्या वो लड़की थी जिसने ध्रुव की शक्तियों का सितारा गिरने पर उससे दूरी बना ली थी, लेकिन आज ध्रुव की शक्तियां बढ़ने से वो कुछ अलग ही नजर आ रही थी और इसी वजह से काव्या उससे बात करना चाह रही थी। काव्या ने ध्रुव को अपनी ओर आते हुए देखकर खुद से कहा, माना कि मैंने ध्रुव से कई दिनों से बात नहीं की है, लेकिन हो सकता है वो मुझसे नाराज ही ना हो सकता है वो मुझे अभी भी पसंद करता हो। एक बार तो बात करनी चाहिए। यही सोचकर काव्या ने जैसे ही अपने कदम आगे बढ़ाए, उसकी दोस्त मिनी ने उसे टोकते हुए कहा, काव्या, तुम्हारे चेहरे का रंग देखकर ऐसा क्यों लग रहा है जैसे तुम ध्रुव से बात करना चाहती हो? अपनी दोस्त की इस बात पर काव्या ने हिचकिचाते हुए कहा, नहीं, वो तो मैं बस वो दिख गया यहाँ तो सोचा बात कर लूं, लेकिन क्या वो तुझसे बात करेगा? इस बात पर काव्या ने उसे अपने तेवर में कहा, वो मुझसे बात क्यों नहीं करेगा? ओहो, तुम तो ऐसे भूली बन रही हो जैसे तुम भूल ही गई कि तुमने उसे किस तरह से नजरअंदाज किया था। मुझे नहीं लगता कि वो अब तुमसे बात करना चाहेगा। तब काव्या ने उसकी बातों को दरकिनार करते हुए अपने उसी तेवर में कहा, ऐसी बात है तो फिर देख लेते हैं। काव्या की इस बात का जवाब देते हुए उसकी दोस्त ने तुरंत कहा, हाँ ठीक है, देखते हैं। काव्या और उसकी दोस्त मिनी आपस में बात कर ही रहे थे कि तब तक ध्रुव मुकाबले को देखते हुए उनके नजदीक आ गया। मौका मिलते ही काव्या ने अपना एक हाथ उसकी ओर करते हुए उसे पुकारा, ध्रुव, हे ध्रुव। लेकिन ध्रुव इस तरह से आगे बढ़ रहा था जैसे कि उसने कुछ सुना ही ना हो, और ये देखकर काव्या की दोस्त मिनी और वहां बैठी दूसरी लड़कियां उस पर हंसने लगी। उन सभी के हंसते हुए चेहरों की तरफ जैसे ही काव्या ने गुस्से से पलट कर देखा तो सबने हंसना बंद कर दिया। तब तक ध्रुव उसके बहुत ही पास तक जा चुका था। ये देख काव्या ने चिल्लाते हुए कहा, ध्रुव,
हे ध्रुव, सुनो, मैं तुमसे बात कर रही हूँ। ध्रुव। इस बार काव्या की आवाज ध्रुव ने सुन ली और उसकी नजरें काव्या से जा मिली, जिसे देखकर काव्या के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। इस बात पर इतराने के लिए काव्या ने जब मुड़कर अपनी सहेलियों की तरफ देखा तो अब सबकी हंसी बंद हो चुकी थी। लेकिन जब काव्या ने पलटकर ध्रुव की ओर देखा तो वो उसके करीब से जा चुका था। जिस तरह से ध्रुव ने काव्या को नजरअंदाज किया, वो पूरी तरह से दंग रह गई थी। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये वही ध्रुव है जो कभी उसके एक इशारे पर रुक जाया करता था। इतना कुछ होने के बाद काव्या ने गुस्से से जमीन पर पैर पटकते हुए कहा, इसे तो मैं बाद में देख लूंगी। मैंने आगे बढ़कर इससे थोड़ी सी बात करना क्या चाहा, पता नहीं अपने आप को क्या समझने लगा। इतना कहकर काव्या वापस अपनी जगह पर बैठ गई। ध्रुव को भी वो जगह मिल गई जो वो ढूंढ रहा था और वो वहां जाकर बैठ गया। वहीं दूसरी तरफ मैदान में सनी के हमलों से अपने आप को बचाते वक्त इरा की नजर ध्रुव पर भी थी, जो ये देख चुकी थी कि ध्रुव ने किस तरह से काव्या को नजरअंदाज किया था। इरा के चेहरे की मुस्कान ये साफ जाहिर कर रही थी कि वो ध्रुव के इस फैसले से काफी खुश थी। इसी बीच सनी इरा के पीछे वार करने के लिए जैसे ही तेजी से आगे बढ़ा, ध्रुव ने ये देख चिल्लाते हुए कहा, इरा, जरा संभल कर। ध्रुव के चेहरे के हाव भाव को देखकर इरा समझ चुकी थी कि उसके ठीक पीछे सनी हमला करने ही वाला था। तब उसने अपनी पलकों को झपकाया और पलक झपकते ही वो किसी तितली की तरह अपनी जगह से खिसक गई। सनी अपने आप को संभालने में नाकामयाब होकर नीचे जमीन पर जा गिरा, जिससे धूल का गुबार उसके चेहरे पर आ गया। तब इरा हवा में उड़ते हुए उसके सामने जाकर खड़ी हो गई और कहने लगी, एक ही मुकाबले में कितनी बार जमीन पर गिरोगे? इस तरह तो तुम अपने घर वालों को क्या मुंह दिखाओगे सनी? इरा की इस बात को सुनकर सनी को गुस्सा आ गया। वो जमीन से उठकर उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ा। ये देख इरा ने अपने हाथ से उसके सीने पर वार किया। इरा के इस वार से सनी उड़ते हुए मैदान से बाहर जा गिरा। इरा के इस जोरदार हमले से सनी चारों खाने चित हो गया और ये मुकाबला इरा जीत गई। इस मुकाबले को देख रहे सभी लोग तालियां बजाकर इरा को जीत की बधाई दे रहे थे। इरा भी अपने साथ इस जीत की खुशी को समेटते हुए ध्रुव के पास जाकर बैठ गई। उधर सनी मुकाबला हारने के बाद इरा और ध्रुव को साथ देखकर और गुस्सा हो गया। उसने अपने आप से कहा, ध्रुव, कब तक खैर मनाएगा तू? एक बार मुकाबला करने के लिए मेरे सामने मैदान में उतर, फिर देख मैं तेरा क्या हाल करता हूं, फिर चाहे वो प्रैक्टिस ही क्यों ना हो। खुद से ये बात करते हुए सनी अपने लोगों के साथ जाकर बैठ गया। वहीं मैदान में प्रैक्टिस के लिए फिर से शौर्य दल के दो योद्धा मुकाबला करने की प्रैक्टिस करने के लिए उतर गए। इधर जैसे ही सनी अपने दोस्तों के साथ जाकर बैठा, उसने देखा कि उसके साथ के सभी लोग इस वक्त इरा और ध्रुव को ही देख रहे थे, जो कि हंस हंस कर आपस में बात कर रहे थे। उन दोनों को इस तरह से हंसते हुए देखकर सनी से रहा नहीं गया। उसने गुस्से में खड़े होकर खुद से कहा, ये दोनों शायद मुझ पर हंस रहे हैं। इस ध्रुव को तो अभी ही देखना पड़ेगा। सनी ने जैसे ही अपने कदमों को आगे बढ़ाया, वहीं पर बैठे हुए उसके साथियों में से किसी ने उसे टोकते हुए कहा, जरा ध्यान से सनी, कहीं ऐसा ना हो कि गुस्से में तुम ध्रुव के साथ साथ इरा को भी कुछ बुरा भला कह दो। अगर ऐसा गलती से भी हो गया तो तुम्हारे दिल में उसे पाने की जो हसरत है वो अधूरी रह जाएगी। अपने दोस्त से इतना सुनने के बाद सनी ने हाँ के इशारे में अपना सिर हिलाया और एक गहरी सांस लेते हुए आगे बढ़ गया। सनी इरा और ध्रुव दोनों के पास पहुंच चुका था। वो दोनों अभी भी उसी तरह से हंसते हुए बात कर रहे थे। सनी ने ध्रुव की तरफ देखते हुए कहा, अरे ध्रुव, तुम्हारा यहाँ पर क्या काम? क्या तुम यहाँ किसी के साथ मुकाबले की प्रैक्टिस करने आए हो? इरा जानती थी कि दोनों की आपस में नहीं बनती थी और इस वक्त सनी ध्रुव का मजाक उड़ाने आया था। सनी की इस बात पर इरा ने ध्रुव की तरफदारी करते हुए कहा, सनी, तुम शायद भूल रहे हो कि जिस तरह से तुम शौर्य दल का हिस्सा हो, ठीक उसी तरह से ध्रुव भी शौर्य दल का हिस्सा है। वो कभी भी मुकाबले की प्रैक्टिस देखने के लिए यहाँ आ सकता है। इरा की बात पर सनी ने कहा, लेकिन इस तरह से मुकाबले की सिर्फ प्रैक्टिस देखने से तो काम नहीं बनेगा ना। अगर ध्रुव को हमारे दल का नाम रोशन करना है तो उसे किसी ना किसी से मुकाबला करने के लिए मैदान में तो उतरना चाहिए। क्यों ध्रुव? ठीक कहा ना मैंने? ध्रुव इस बात का कोई जवाब देता उससे पहले ही इरा ने तुरंत कहा, अभी इसकी कोई जरूरत नहीं है।
और वैसे अभी कुछ देर पहले तुमने जो हमारे दल का नाम रोशन किया वो काफी था। इरा के इतना कहते ही एक बार फिर से वो ध्रुव के साथ हंसने लगी। ये देखकर सनी ने अपने गुस्से को दबाते हुए कहा, वो तो वक्त वक्त की बात है, मुकाबले में एक जीतता है तो दूसरा हारता है, ये तो होता ही है, लेकिन असली योद्धा वही होता है जो मैदान में उतरता है। तब इरा ने कहा, तुम ध्रुव की चिंता मत करो सनी, और वैसे भी तुमने ही तो कहा ना कि वक्त वक्त की बात है, तो वक्त आने पर एक दिन ध्रुव से तुम्हारा सामना जरूर होगा। इरा की इस बात को सुनकर सनी के शैतानी दिमाग में एक तरकीब आई और उसने अपना दाव खीलते हुए कहा, अच्छा ऐसी बात है, लेकिन मुझे ध्रुव को देखकर ऐसा नहीं लगता कि कभी ऐसा वक्त आएगा जब ध्रुव मेरा मुकाबला कर पाए। इस पर इरा ने ध्रुव के कंधे पर हाथ रखते हुए उस पर भरोसा दिखाया और सख्ती से सनी को जवाब दिया, आएगा, जरूर आएगा। इस मौके का फायदा उठाते हुए सनी ने तुरंत ही कहा, ठीक है इरा, अगर ऐसी बात है तो फिर हम आज ही वो दिन तय कर लेते हैं जब ध्रुव मेरे साथ मैदान में मुकाबला करने के लिए उतरेगा। सनी के इतना कहते ही इरा थोड़ा हड़बड़ाने लगी। उसके चेहरे का रंग उड़ने लगा, जिसे देखते हुए सनी ने बेशर्मी से हंसते हुए कहा, क्यों, क्या हुआ, कहीं तुम डर तो नहीं गई ये सोचकर कि अगर ध्रुव मेरा मुकाबला करेगा तो कहीं उसको कुछ हो गया तो? अपने खिलाफ इतनी बातें सुनकर अब ध्रुव का खून खौलने लगा था। उसे अंगूठी में बंद विदुर और बाहर उसके साथ बैठी इरा दोनों ने रोकने की कोशिश की, लेकिन ध्रुव के इरादे अब कुछ और ही नजर आ रहे थे। वो बड़ी मुश्किल से अपने आप को कुछ भी कहने से रोक रहा था। अगले ही पल ध्रुव सीढ़ियों से नीचे उतरने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन सनी ने उसे उकसाते हुए कहा, मैदान से बाहर जाने से क्या होगा ध्रुव, अगर बाहर ही जाना है तो तुम इस मैसेडोनिया शहर से ही बाहर क्यों नहीं चले जाते? अब वहां मौजूद लोगों का ध्यान मैदान में चल रहे मुकाबलों की प्रैक्टिस से ज्यादा सनी और ध्रुव पर था। इतना सुनने के बाद ध्रुव ने अपने कदमों को रोका और फिर कुछ सोचने के बाद एक बार फिर से अपने कदमों को आगे बढ़ाया, लेकिन तभी सनी ने अपनी बात को पूरा करते हुए कहा, चलो ठीक है ध्रुव, हम ऐसा करते हैं कि 1 साल बाद होने वाली यूथ सेरेमनी के वक्त हम दोनों के बीच एक फाइट तय करते हैं। बोलो, क्या तुम इस चुनौती के लिए तैयार हो? सनी के इतना कहने के बाद अब सभी का ध्यान ध्रुव पर था। इस बार सनी ने सीधे सीधे ध्रुव को उससे मुकाबला करने के लिए ललकारा था। आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए सुपर योद्धा, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। इतना कुछ सुनने के बाद भी जब ध्रुव ने सनी की बातों का कोई जवाब नहीं दिया तो सनी को लगने लगा कि ध्रुव उससे मुकाबला करने से पहले ही हार मान गया। लेकिन तभी सीढ़ियां उतरते हुए ध्रुव ने अपने कदमों को रोका और वापस से सीढ़ियां चढ़कर सनी के सामने आकर खड़ा हो गया। ध्रुव ने सनी की आंखों में आंखें डालकर कहा, ठीक है, 1 साल बाद यूथ सेरेमनी के समय ही तय होगा कि किसके बाजुओं में कितना दम है। ध्रुव के मुंह से इतना सुनते ही वहां मौजूद सभी लोग हैरान हो गए और सनी को तो इस बात का यकीन ही नहीं हो पा रहा था कि ध्रुव ने उसकी दी हुई चुनौती को मान लिया था। उधर दूसरी तरफ ध्रुव की अंगूठी में बंद विदुर ने अपने आप से कहा, ये लड़का पता नहीं क्या चाहता है, इसको इतना कुछ समझाने के बाद भी इसने पंगा ले ही लिया। वहीं इरा को समझ नहीं आ रहा था कि वो ध्रुव के इस फैसले पर क्या करे। भले ही वो जान चुकी थी कि ध्रुव ने अपनी शक्ति का एक सितारा और आगे बढ़ा लिया था, लेकिन वो इस बात को भी नकार नहीं सकती थी कि अभी ध्रुव की शक्तियां इतनी नहीं बढ़ पाई थी कि वो सनी का सामना कर सके। और तो और सबसे बड़ी बात यह थी कि ध्रुव 1 साल में ऐसा क्या कर लेगा जिससे कि वो सनी से मुकाबला करने के काबिल भी बन पाए। यही सब सोचते हुए इरा परेशान होते हुए वहां से उठी और ध्रुव के साथ ट्रेनिंग ग्राउंड से बाहर निकल गई। रास्ते में इरा ने नाराज होते हुए ध्रुव से कहा, आखिर तुम्हें क्या जरूरत थी ये सब कहने की? क्या मेरे इशारा करने के बाद भी तुम्हें कुछ समझ नहीं आया? साफ साफ नजर आ रहा था कि सनी तुम्हें उकसाना चाहता था ताकि तुम उसकी बात मान लो और फिर वो सबके सामने तुम्हारा मजाक बनाए। ध्रुव ने अपनी आवाज में भरोसे के साथ जवाब दिया, लेकिन ऐसा हुआ तो नहीं ना? और शायद तुमने इस बात पर गौर नहीं किया कि जब मैंने सनी की चुनौती को मान लिया तो उसके चेहरे का रंग कैसे उड़ गया था और वहां मौजूद लोगों की आंखों में भी मैंने अपने लिए उस भरोसे को देखा जो मुझे 3 साल पहले उन सब की आंखों में नजर आता था। इरा ने दोबारा अपनी उसी नाराजगी को जाहिर करते हुए कहा, ध्रुव, ये सब सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन मुझे एक बात बताओ कि क्या तुम्हारे पास कोई जादू है जिससे तुम उसकी चुनौती को टक्कर दे पाओगे? इरा की इस बात पर ध्रुव को वो पल अपनी नजरों के सामने नजर आने लगे जब थोड़ी देर पहले इरा सनी को मुकाबले में टक्कर दे रही थी। इरा को इस तरह से सनी का सामना करते हुए देखकर ध्रुव को भी एक पल के लिए ऐसा ही लग रहा था कि कहीं इरा के पास कोई जादुई शक्तियां तो नहीं। अगले ही पल ध्रुव ने इरा से पूछा, वैसे तुम्हारी शक्तियों का राज क्या है? क्या तुम्हारे पास मार्कस के लोगों से अलग शक्तियां हैं?
क्योंकि जिस तरह से तुम सनी का मुकाबले में सामना कर रही थी उसे देखकर तो मुझे बिल्कुल भी तुम आम लड़कियों जैसी नहीं लगी। ध्रुव की इस बात पर इरा थोड़ा सा हड़बड़ाने लगी। उसे हड़बड़ाते हुए देखकर ध्रुव को ऐसा लगा जैसे कि उसकी कही हुई बातों में शायद कोई ना कोई सच्चाई जरूर छुपी हुई थी। तभी इरा ने अपनी उस हड़बड़ाहट को छुपाते हुए कहा, ध्रुव, बात को पलटाने की कोशिश मत करो। अब ये सोचो कि आखिर तुम उस सनी का मुकाबला करोगे कैसे। ध्रुव ने इरा को सीधा जवाब नहीं दिया। ये बात करते करते दोनों शौर्य महल पहुंच चुके थे। इरा अपने कमरे में चली गई और ध्रुव इरा के बारे में सोचते हुए महल के सबसे ऊपर बने अपने कमरे में आ गया। थोड़ी देर बाद अपने बेड पर बैठकर पानी पीते हुए उसने अपने आप से कहा, पता नहीं क्यों लेकिन इरा मुझे कभी कभी बहुत ही अजीब लगती है। तभी उसकी अंगूठी में से एक आवाज गूंजी, तुम बिल्कुल सही समझ रहे हो। वैसे भी इरा का तुम्हारे परिवार में शामिल होना किसी कुत्थी से कम नहीं है, और तो और उसका अतीत भी कोई नॉर्मल नहीं लगता है। तभी ध्रुव की अंगूठी में से तेज सफेद रोशनी बाहर निकली और उस रोशनी के साथ विदुर ध्रुव को एक झटका देकर उस अंगूठी से बाहर निकला। बाहर निकलते ही वो उसके इर्द गिर्द घूमने लगा। इस झटके से ध्रुव ने नाराजगी के साथ थोड़ा तेज आवाज में कहा, आचार्य, हर बार इस तरह से बाहर आना जरूरी है क्या? तब विदुर ने हंसते हुए जवाब दिया, क्या तुम बात बात पर इतना नाराज हो जाते हो? मुझे धमाके के साथ आना पसंद है, इसलिए मैं हमेशा इसी तरह से आऊंगा। तुम अगली बार थोड़ा होशियार हो जाना। अगले ही पल ध्रुव ने अपनी नाराजगी को भुलाते हुए पूछा, क्या आपको इरा के अतीत के बारे में कुछ पता है? ध्रुव की इस बात पर विदुर ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ शायद, मैं उसके बारे में थोड़ा बहुत जानता हूं। इतना कहते ही विदुर ने ध्रुव के चेहरे पर इरा के बारे में सब कुछ जान लेने की इच्छा को समझ लिया और उसने ध्रुव से कहा, इरा के बारे में अभी तुम्हारे लिए जानना जरूरी नहीं है। वक्त आने पर तुम्हें खुद ब खुद सब कुछ पता चल जाएगा। फिलहाल मैं तुम्हें इरा के बारे में सिर्फ इतना बता सकता हूँ कि वो बहुत ही ताकतवर परिवार से संबंध रखती है। ध्रुव को इस बात का एहसास हो गया कि उसके आचार्य उसे इरा के बारे में और कोई नई बात नहीं बताने वाले। उसने अपने चेहरे से नाराजगी जाहिर करते हुए अजीब सा चेहरा बना लिया और अपनी अलमारी को खोलकर अमृत धारा के जार को देखने लगा। तब विदुर ने उसे तुरंत कहा, उस जार से दूरी बनाए रखो। तुम्हारी शक्तियों को अगले सितारे तक पहुंचाने में अभी हमें उसकी जरूरत पड़ेगी। इतना सुनते ही ध्रुव ने एक झटके के साथ उस अलमारी को बंद कर दिया और वापस बिस्तर पर आकर बैठ गया। इस बार विदुर ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा, तुम्हें मैंने इतना समझाया फिर भी तुमने आखिरकार उस सनी से पंगा ले ही लिया। ध्रुव ने विदुर को कुछ पल के लिए घूर कर देखा और फिर चिड़चिड़ाहट के साथ कहा, मैं तो सिर्फ उस मुकाबले से कुछ सीखना चाहता था, इसलिए वहां गया था। पंगा उसी ने लिया। अब उसने चैलेंज दे ही दिया तो आप मुझे कुछ ना कुछ तो सिखाएंगे ना। अभी मेरे पास सिर्फ वैक्यूम हैंड तकनीक है बस। विदुर ने तुरंत ही ध्रुव की बातों को समझते हुए कहा, ओह, तो तुम मुझसे जल्द से जल्द सब कुछ सीखना चाहते हो? ध्रुव ने मायूस होते हुए कहा, हाँ, और मुझे हर तकनीक के हाई लेवल को सीखना है। ध्रुव को उदास होते देखकर विदुर ने हंसते हुए कहा, ठीक है, तुम जरूर सीखोगे, आखिर तुम मेरे चेले हो। हालांकि फिलहाल तुम्हारी हालत बहुत ही खराब है, लेकिन तुम फिक्र मत करो, हमेशा तुम्हारी हालत इस तरह की बिल्कुल भी नहीं रहेगी। मैं तुम्हें मार्कस की सभी शक्तियां सिखाऊंगा। ये सुनकर ध्रुव बड़ा ही खुश हुआ और वो काफी उत्सुक नजर आ रहा था कि आखिर उसके गुरु विदुर उसे कौन कौन सी शक्तियां सिखाएंगे। विदुर ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, भले ही तुम्हारे पास अभी ज्यादा तकनीक ना हो, लेकिन मैं तुम्हें एक तकनीक के बारे में बताऊंगा जो कि क्लास 2 की तकनीक है। लेकिन इसे सीखने के लिए तुम्हें पहले अपनी शक्तियों के सितारे को 5वें सितारे पर ले जाना पड़ेगा। क्लास 2 की तकनीक के बारे में सुनकर ध्रुव खुशी से हैरान हो उठा और उसने कहा, क्लास 2 की तकनीक का कौन सा लेवल? ध्रुव की इस उत्सुकता पर विदुर ने बड़े ही इत्मीनान के साथ कहा, मुझे लगता है कि यह क्लास 2 की तकनीक का हाई लेवल है, जिसे मैंने बहुत पहले ही किसी के कहने पर सीख लिया है। ये सुनने के बाद ध्रुव के मुंह से तुरंत ही निकला, क्लास 2 की तकनीक का हाई लेवल? ध्रुव विदुर से क्लास 2 की तकनीक के हाई लेवल को सीखने के लिए बहुत ही बेकरार नजर आ रहा था, क्योंकि क्लास 2 की तकनीक का हाई लेवल बहुत ही कम लोगों ने सीखा हुआ था। लेकिन विदुर के लिए ये सिर्फ एक मामूली सी शक्ति थी। तभी ध्रुव को आदेश देते हुए विदुर ने अपनी उंगली उठाई और ध्रुव के सिर को हल्के से थपथपाते हुए कहा, मैंने बोला ना कि मैं तुम्हें ये सिखाऊंगा। चलो अपनी आंखें बंद करो और ध्यान केंद्रित करो। जैसे ही ध्रुव ने विदुर के कहे अनुसार अपना ध्यान लगाना शुरू किया, थोड़ी ही देर बाद उसके सिर में एक हल्का सा दर्द शुरू हो गया। ध्रुव ने महसूस किया कि उसके दिमाग में बहुत सारी जानकारी आना शुरू हो चुकी थी। ऑक्टेन ब्लास्ट, क्लास 2 की तकनीक का हाई लेवल, करीबी मुकाबला में काम आने वाली शक्ति। इसमें हमलों पर ध्यान देते हुए महारत हासिल की जाती है। मैं तुम्हें बता देता हूँ, क्लास 1 की तकनीक सबसे नॉर्मल होती है, उसके बाद आता है क्लास 2, फिर क्लास 3 और दुनिया की सबसे कमाल तकनीक होती है क्लास 4। हर तकनीक के 3 लेवल होते हैं, हाई, मीडियम और लो। अभी हम बात कर रहे हैं क्लास 2 की तकनीक ऑक्टेन ब्लास्ट के हाई लेवल की।
ऑक्टेन ब्लास्ट के हमलों में 8 अलग अलग ताकतें होती हैं। ये ताकतें इतनी ताकतवर होती हैं कि इसे क्लास 3 की तकनीक के लो लेवल के बराबर माना जाता है। विदुर ध्रुव से ये बातें कह रहे थे और अब ध्रुव धीरे धीरे होश में आते हुए नजर आ रहा था। उसके पूरे शरीर में वो सारी जानकारियां दौड़ रही थीं जिसे अभी अभी विदुर ने उसके दिमाग में डाला था। ध्रुव ने अपनी आंखें खोली और एक गहरी सांस लेते हुए कहा, मतलब इस तकनीक का हमला क्लास 3 की तकनीक के लो लेवल के बराबर होता है। ये तो काफी सही है। मार्कस पर जब शक्तियों की बात हो और वो भी क्लास 2 की तकनीक और क्लास 3 की तकनीक के बीच की, तो उन दोनों के बीच में एक बहुत बड़ा फर्क था, क्योंकि क्लास 3 की तकनीक मार्कस की दूसरी सबसे शक्तिशाली तकनीक थी और पहली थी क्लास 4। फिर भी क्लास 2 की तकनीक के ऑक्टेन ब्लास्ट के बारे में माना जाता था कि क्लास 3 की तकनीक के लो लेवल को टक्कर दे सकती थी। ऑक्टेन ब्लास्ट के बारे में जानने के बाद ध्रुव कहने लगा, अगर मैं इस शक्ति को सीखकर इसका अच्छे से इस्तेमाल करना सीख जाऊं तो मैं शायद सनी को हरा सकता हूं। ध्रुव ऑक्टेन ब्लास्ट के बारे में इतना कुछ सोच ही रहा था कि उसके ध्यान को तोड़ते हुए विदुर ने उसे हकीकत से रूबरू कराते हुए कहा, अरे अरे अरे, अभी से इतने ख्याली प्लाव भी मत बनाओ। भले ही क्लास 2 की तकनीक सीखने के लिए किसी को अपनी शक्तियों के सितारे को बहुत ज्यादा बढ़ाने की जरूरत ना हो, लेकिन अगर कोई इसका इस्तेमाल करता है तो उसके बाजुओं में ताकत का होना जरूरी है। नहीं तो हो सकता है आप अपने दुश्मन का सामना करने से पहले ही खुद के हाथ पैर तुड़वा लो। विदुर की ये बातें सुनने के बाद ध्रुव एक पल के लिए हताश हो गया, लेकिन अगले ही पल उसने सवाल किया, तो फिर मैं अपने शरीर की ताकत को कैसे आगे तक ले जाऊंगा? ध्रुव का सवाल सुनकर विदुर ने जवाब देते हुए कहा, अगर तुम्हें अपनी ताकत को बढ़ाना है तो तुम्हें अपनी शक्तियों के सितारे को बढ़ाना होगा, और अगर तुम ऐसा कर पाने में असफल हो रहे हो तो फिर तुम्हें किसी की मदद की जरूरत है। इतना कहते हुए विदुर शातिराना ढंग से मुस्कुराने लगे, जिसे देखकर ध्रुव समझ गया कि उसके आचार्य के दिमाग में कुछ ना कुछ तो जरूर चल रहा है। तब ध्रुव ने नाराजगी के साथ कहा, आप कह रहे हैं कि मुझे किसी की मदद की जरूरत है और आप मुझ पर हंस भी रहे हैं। इस पल जहां ध्रुव के चेहरे पर नाराजगी नजर आ रही थी, वहीं दूसरी तरफ विदुर उसे देखकर मुस्कुराते हुए नजर आ रहा था। हंसते हुए विदुर ने कहा, अपनी ताकत बढ़ाने के लिए जितना ज्यादा मार खाओगे उतना अच्छा होगा। ये कहकर विदुर लगातार हंस रहा था और ध्रुव ये देखकर बड़े गुस्से में नजर आ रहा था। उसे विदुर की इस हरकत का मतलब उस वक्त समझ नहीं आया। अगली सुबह एक पहाड़ी पर ध्रुव की ट्रेनिंग शुरू हुई। इस पहाड़ी को सुबह सुबह की ओस की बूंदों ने ढक कर रखा था। तभी अचानक से किसी के दर्द से तड़पने की आवाज सुनाई दी। पहाड़ी के पीछे एक गुफानुमा जगह पर ध्रुव के दोनों पैर जमीन के अंदर किसी पेड़ की जड़ों के समान गड़े हुए थे। उसके दोनों पैरों की उंगलियां जमीन के अंदर दबी हुई थीं। ध्रुव अपने दोनों दांतों को पीस रहा था। उसके माथे पर पसीने की बूंदें नजर आ रही थीं। उसके पूरे शरीर पर एक भी कपड़ा मौजूद नहीं था। उसने सिर्फ एक छोटी पैंट पहनी हुई थी। उसकी पीठ पर कुछ निशान नजर आ रहे थे, जिन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि किसी ने उसे बहुत बुरी तरह से मारा हो। ध्रुव के ठीक पीछे एक बड़े से पत्थर पर ध्यान मुद्रा में विदुर बैठे हुए थे। विदुर के चेहरे पर एक बहुत गंभीर भाव नजर आ रहा था, क्योंकि वो जानते थे कि ध्रुव किस दर्द को सहन करने की कोशिश कर रहा था। तभी विदुर ने अपनी हथेली को धीरे से ऊपर की ओर उठाया, और जैसे ही विदुर ने ऐसा किया तो ध्रुव के चारों तरफ कुछ सख्त से दिखने वाली गेंद नजर आने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे वो गेंदें लोहे की थीं। विदुर ने जैसे ही इशारा किया, वो गेंदें ध्रुव के शरीर पर वार करने लगीं। इससे ध्रुव को बड़ी चोटें लग रही थीं और उसके मुंह से चीख निकल रही थी। ध्रुव के होंठ इस मार की वजह से कांपते हुए नजर आ रहे थे। वो इस दर्द को सहते हुए अपने दांतों के भीतर से सांस लेने की कोशिश कर रहा था। उसका कंधा सुन्न हो चुका था और तेज दर्द की लहर ने उसके दिल में जगह बना ली। तेज दर्द को सहन करते हुए उसने महसूस किया कि उसके पैर पूरी तरह से नर्म पड़ चुके थे और उसका संतुलन अब पूरी तरह से खत्म हो गया था। इस दर्द को सहन करने के कुछ देर बाद अब उसका शरीर फिर से धीरे धीरे सामान्य होता चला जा रहा था। जब उसके कंधे का दर्द धीरे धीरे दूर हो गया, ध्रुव का चेहरा ठीक होते जा रहा था और उसने खुद पर गुस्से में चिल्लाया, एक बार फिर से आचार्य। ध्रुव को देखते हुए विदुर के मुरझाए हुए चेहरे पर एक मुस्कान दिखाई दी। उन्होंने धीरे से अपने सिर को हिलाया और एक बार फिर से अपने हाथों से इशारा किया। उनके इशारे से वो सख्त गेंदें ध्रुव के शरीर पर बरसने लगीं। पहाड़ी की इस छोटी सी खुफिया जगह पर ध्रुव के मुंह से निकलती हुई दर्द से तड़पने की चीखें सुनाई दे रही थी। विदुर के हमले ध्रुव के शरीर की सहन शक्ति को बढ़ा रहे थे। हमलों ने ध्रुव के शरीर को बहुत नुकसान पहुंचाया, लेकिन ध्रुव ने इस दर्द को सहन कर लिया था। सब कुछ सहन करने के बाद ध्रुव लड़खड़ाता हुआ विदुर के नजदीक जा पहुंचा और जमीन पर गिरने के बाद उसके मुंह से एक धीमी सी आवाज निकली, आचार्य।
अब क्या कहेंगे आप मेरी ताकत के बारे में? आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए सुपर योद्धा, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। Hello guys, recently I ordered Flow anti-gravity mattress from flowmattress.com. The packaging was great and I unboxed it. Flow mattresses are made with premium quality materials. Flow anti-gravity mattress is India's first mattress designed to minimize the effect of gravity and make you feel like you're floating on water or sleeping on a cloud. Its 3D airflow technology helps you sleep up to 5 degrees cooler. For motion isolation technology, I did a glass of water test. I jumped and the glass was stable. I did the egg test and the egg didn't break. This is a super affordable mattress. It comes with 100-night risk-free trial and 10-year warranty. Because of Flow mattress, my sleep quality and productivity has improved a lot. पर विदुर पलक झपकते ही अंगूठी से बाहर आ गया और उसके सामने आकर कहने लगा, हाँ, मुझे सब कुछ याद है। मैं यही तो जानना चाह रहा था कि आखिर तुम्हारे इस खुराफाती दिमाग में चल क्या रहा है। तब ध्रुव ने विदुर से कहा, ठीक है आचार्य, मैं आपको सब कुछ बताता हूँ कि मेरे दिमाग में क्या चल रहा है। पहले आप मुझे ये बताइए कि क्या आपके अलावा भी कोई इस अमृत धारा को बना सकता है? ध्रुव की इस बात पर विदुर ने तुरंत जवाब देते हुए कहा, अरे ये कैसी बात कर रहे हो तुम ध्रुव? मार्कस पर कई तरह की जड़ी बूटियां हैं और उनको सही मात्रा में मिलाने से ही कोई इस तरह की अमृत धारा बना सकता है। अगर ये मात्रा कम या ज्यादा हो जाए तो ना जाने क्या से क्या बन सकता है और उसका तुम्हारे शरीर पर कोई जोखिम भरा असर भी हो सकता है, जो तुम्हें शायद अभी नहीं लेकिन बाद में पता चलेगा। विदुर इन बातों के बारे में बता ही रहा था कि तभी ध्रुव ने उन्हें बीच में ही टोकते हुए कहा, आचार्य, मुझे ये पता है कि जड़ी बूटियों को गलत तरीके से मिलाने से नुकसान हो सकता है। मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि क्या आपके अलावा भी कोई है जो इस अमृत धारा को बना सकता है? इस बार विदुर ने थोड़ा मुंह बनाते हुए कहा, हाँ, हो भी सकता है। विदुर के इतना कहते ही ध्रुव किसी सोच में पड़ गया। अगले ही पल विदुर ने आगे कहा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस पूरे वुहान साम्राज्य में मेरे अलावा कोई और भी होगा जो इतनी बढ़िया अमृत धारा बना सके। इस बात को कहते समय विदुर की आंखों में गर्व झलक रहा था। विदुर की बात सुनकर ध्रुव ने खुश होते हुए कहा, आचार्य, आप तो कमाल हो। मुझे आपसे यही उम्मीद थी। मेरे दिमाग में जो चल रहा है वो ये है कि हम इस अमृत धारा की नीलामी करवाएंगे। जब इसकी ऊंचे दामों पर बोली लगेगी तो हमारे पास पैसों की कमी नहीं होगी। हम उन पैसों से अच्छी तादाद में जड़ी बूटियां खरीदेंगे और अपने लिए और अमृत धारा बनाएंगे। ध्रुव की इस बात पर विदुर के चेहरे पर कोई खास खुशी नजर नहीं आ रही थी, क्योंकि इस तरह की चीजों को बनाने वाला कभी अपनी तैयार की गई किसी चीज को बेचना ठीक नहीं समझता था। विदुर ने सपाट लहजे में ध्रुव से कहा, अगर तुम्हें यही ठीक लगता है तो देख लो, तुम्हारी मर्जी है। मैं कुछ नहीं कहना चाहता इसमें। जब ध्रुव ने जान लिया कि इस अमृत धारा की नीलामी से विदुर को कोई परेशानी नहीं है तो वो खुश हुआ और उसके पास अब जितने पैसे बाकी थे उससे उसने कुछ जड़ी बूटियों को खरीदने के बारे में सोचा। कुछ ही देर में ध्रुव बाजार में पहुंचकर बहुत ही जल्द वो जड़ी बूटियां खरीद कर ले आया, जिससे विदुर ने फिर से अमृत धारा बना ली। लेकिन सस्ती जड़ी बूटियों से इस बार विदुर ने जिस अमृत धारा को बनाया था उसका रंग पहले वाले हरे रंग के मुकाबले बहुत ही बेकार सा नजर आ रहा था। इस अमृत धारा को एक छोटी सी शीशी में सुरक्षित रखने के बाद आखिरकार ध्रुव ने एक गहरी सांस लेते हुए कुछ देर के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं। कुछ देर बाद ध्रुव ने अपनी आंखें खोली और अपने पास सुरक्षित रखी हुई उस शीशी को लेकर मैसेडोनिया शहर की सबसे बड़ी नीलामी वाली जगह पर जाने के लिए निकल गया। दरबार नीलामी घर मैसेडोनिया शहर का सबसे बड़ा नीलामी घर था, जिसे वुहान साम्राज्य के सबसे रईस खानदानों में से एक दरबार परिवार संभालता था। दरबार परिवार वुहान साम्राज्य के सबसे शक्तिशाली परिवारों में से एक था। इस परिवार के सभी से रिश्ते भी बहुत अच्छे थे, यहाँ तक कि कुछ लोगों का यह भी मानना था कि उनका वुहान साम्राज्य में एक अलग ही दबदबा था। वुहान साम्राज्य में जिस तरह से जयान परिवार का दबदबा था, ठीक उसी तरह से दरबार परिवार का भी दबदबा था। उनके दबदबे का असर नीलामी के वक्त भी देखने को मिलता था। चाहे कितना भी फायदा हो या नुकसान, कोई भी दरबार परिवार के खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं करता था। इधर दूसरी तरफ ध्रुव नीलामी घर के ठीक सामने आकर खड़ा हो गया था। अगले ही पल उसके दिमाग में कुछ आया। वो पास वाली गली से अंदर गया और वहां से अपने मुंह पर एक काले रंग का नकाब डालकर निकला। इस नकाब के साथ साथ ध्रुव ने अपना पूरा का पूरा हुलिया ही बदल लिया था। उसने सिर से पैर तक काले रंग के कपड़े पहन लिए थे, जिससे अब वो पहले से थोड़ा तगड़ा भी नजर आ रहा था। उसे इस हुलिये में अब कोई भी पहचान नहीं सकता था। अब ध्रुव ने एक राहत की सांस ली, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था कि अपना हुलिया बदलने के बाद ध्रुव बेपरवाह हो गया था, बल्कि वो इस बात को बहुत अच्छे से जानता था कि जब लोगों को इस अमृत धारा के बारे में पता चलेगा तो इस बात को बहुत ही होशियारी से संभालना होगा, क्योंकि शायद वो इस बात को समझ चुका था कि जब इस अमृत धारा के बारे में शहर के दलों को पता चलेगा तो हर कोई इसे पाने की ख्वाहिश रखेगा। हर कोई चाहेगा कि अमृत धारा की मदद से उनका दल और भी ज्यादा शक्तिशाली हो जाए।
अमृत धारा को पाने की चाह में कोई ना कोई उस तक पहुंचने की कोशिश करेगा, इसलिए ध्रुव ने अपना हुलिया बदलने का ये रास्ता चुना था। एक बार फिर से नीलामी घर के ठीक सामने खड़े होने के बाद ध्रुव ने पूरे भरोसे के साथ उस नीलामी घर में कदम रखा। हालांकि उस नीलामी घर के बाहर कुछ सैनिक खड़े नजर आ रहे थे, लेकिन किसी ने भी ध्रुव का रास्ता रोकने की हिम्मत नहीं की। नीलामी घर में जाने के बाद ध्रुव ने बहुत ही जल्द अपनी नजरों को इधर उधर दौड़ाना शुरू कर दिया और तभी उसकी नजर एक कमरे पर गई। उस कमरे पर लिखा हुआ था इंस्पेक्शन रूम। ये वही जगह थी जिसकी ध्रुव को तलाश थी। जैसे ही ध्रुव ने उस कमरे के अंदर अपने कदमों को बढ़ाया तो उसने देखा कि पूरा का पूरा कमरा खाली था। तभी उसकी नजर एक अधेड़ उम्र के आदमी पर गई, जिसे देखकर ध्रुव ने दरवाजा खटखटाते हुए कहा, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? ध्रुव की आवाज जैसे उस आदमी के कानों में पड़ी, वो अपनी जगह से उठकर ध्रुव के करीब आया। ध्रुव का पहनावा देखकर उसे थोड़ा अजीब लगा, लेकिन अगले ही पल उसने ध्रुव से पूछा, क्या आप यहाँ पर किसी चीज की जांच के लिए आए हैं? ध्रुव ने भारी भरकम आवाज में जवाब दिया, हाँ बिल्कुल। दरअसल ये भारी आवाज ध्रुव की नहीं बल्कि उसकी अंगूठी में बंद विदुर की थी। इसके बाद ध्रुव कमरे के अंदर चला आया और उसने उस आदमी के सामने अमृत धारा की शीशी निकाल कर रख दी। उस आदमी ने अमृत धारा की शीशी को उठाया और उसे गौर से देखते हुए सूंघने लगा। अगले ही पल उसके चेहरे के हाव भाव बदल गए और उसने ध्रुव को इज्जत देते हुए पूछा, क्या ये आपने बनाया है? उसके सवाल पर विदुर की आवाज आई, हाँ इसे मैंने तैयार किया है। क्या मैं पूछ सकता हूं कि ये क्या है और इसके क्या फायदे हैं? उसके सवाल पर पूरे आत्मविश्वास के साथ विदुर की आवाज आई, अमृत धारा। आप इसे अमृत धारा कह सकते हैं। ये लोगों की शक्तियों को बढ़ाने में मदद करता है, लेकिन ये सिर्फ एकलव्य रैंक को हासिल करने तक ही काम आएगा। इतना जानने के बाद उस आदमी ने हैरानी के साथ कहा, तो क्या सच में ये एकलव्य रैंक हासिल करने में मदद करता है? आपको विश्वास है? उस आदमी ने ये बात इसलिए दोहराई क्योंकि मार्कस में हर कोई एक बात जानता था, और वो बात ये थी कि एकलव्य रैंक को हासिल करने के लिए अगर किसी दवा का इस्तेमाल किया जाए तो रैंक पर पहुंचने से पहले आपकी जान भी जा सकती थी। ऐसा इसलिए क्योंकि एकलव्य रैंक के पहले आपके शरीर की ताकत बहुत ही कम होती है और हो सकता है दवाई का असर आपके शरीर पर इतना ज्यादा हो जाए कि आप इसे झेल ना पाओ और आपकी जान चली जाए। यही बात सोचते हुए वो आदमी ध्रुव को घूर रहा था। वो इसकी बोली लगवाने के लिए सहमत भी था और नहीं भी। ये देखकर ध्रुव थोड़ा परेशान हो गया। आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए सुपर योद्धा, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। उस आदमी के चेहरे के हाव भाव को भांपकर ध्रुव की आड़ लेते हुए विदुर ने अंगूठी में से ही कहा, आप जैसा सोच रहे हैं मेरी अमृत धारा बिल्कुल भी वैसी नहीं है। इस अमृत धारा के जरिए शक्ति के सितारे को बढ़ाने में काफी मदद मिलेगी। ये ट्रेनिंग के दौरान इंसान की घायल मांसपेशियों को बहुत ही जल्द मजबूत कर देती है, जिससे कि आप अपनी ट्रेनिंग को आगे भी जारी रख पाते हैं। इससे किसी को कोई भी नुकसान नहीं होगा। इतना सुनने के बाद उस आदमी ने शीशी को वापस मेज पर रख दिया और कहा, क्या आप थोड़ी देर के लिए रुक सकते हैं? उसके इतना कहते ही एक पल के लिए ध्रुव सोच में पड़ गया और विदुर से कहने लगा, आचार्य कहीं ऐसा तो नहीं कि इस आदमी को अमृत धारा के बारे में कुछ पता चल गया है और अब ये हमारे खिलाफ किसी साजिश को अंजाम देने के बारे में सोच रहा हो? ये सुनकर तुरंत विदुर ने धीमी आवाज में जवाब देते हुए कहा, अरे इतना घबराओ मत, ऐसी कोई बात नहीं है, पहले उसकी पूरी बात तो सुन लो। तभी उस शख्स ने अपनी बात को पूरा करते हुए कहा, दरअसल इस दवा को परखने के लिए मुझे किसी खास आदमी को बुलाना होगा। ये सुनने के बाद अब ध्रुव को विदुर की बातों पर यकीन हुआ और उसने हाँ के इशारे में अपना सिर हिलाते हुए कहा, जी ठीक है, आप इसे परखने के लिए जिसे चाहे बुला सकते हैं। इतना कहते हुए ध्रुव वहीं पास में रखी हुई कुर्सी पर जाकर बैठ गया। उस शख्स के कमरे से बाहर जाने के बाद भी ध्रुव और विदुर ने होशियारी से काम लिया और उस इंस्पेक्शन रूम में बिना एक दूसरे से बात करते हुए चुपचाप बैठे रहे, क्योंकि दोनों अपनी पहचान को किसी के भी सामने उजागर नहीं करना चाहते थे। कुछ ही देर में वो आदमी अपने साथ एक और आदमी लेकर इंस्पेक्शन रूम में वापस आ गया। उस दूसरे आदमी ने एक हरे रंग का कपड़ा पहना था, लेकिन उसके कपड़ों पर कुछ इस तरह के निशान थे जिसे देखकर ये साफ साफ पता चल रहा था कि वो एक हकीम था। उस आदमी ने उस हकीम का परिचय देते हुए कहा, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये हमारी नीलामी घर के चरक गुरु हैं, जो महादक्ष रैंक हासिल कर चुके हैं, यानी शून्य, एकलव्य और दक्ष रैंक से भी आगे। साथ ही साथ ये हकीम भी हैं, इसलिए इन्हें चरक गुरु कहते हैं। चरक गुरु की पहचान जानने के बाद ध्रुव थोड़ा सा हैरान हो गया। ऐसा पहली बार था जब उसने अपनी आंखों के सामने विदुर की तरह ही किसी औषधि बनाने वाले हकीम को देखा था। चरक गुरु के चेहरे पर एक अहंकार वाली मुस्कुराहट नजर आ रही थी, एक ऐसी मुस्कुराहट जो कि अमूमन हर हकीम के चेहरे पर होती ही थी। जिस वक्त ध्रुव चरक गुरु को गौर से देख रहा था, उसी समय चरक गुरु भी
ध्रुव को समझने की कोशिश में लगा हुआ था। मार्कस पर हकीम शक्तिशाली तो थे ही, साथ ही साथ वो तरह तरह की औषधि बनाने में माहिर हुआ करते थे, इसलिए उनकी सभी इज्जत करते थे। चरक गुरु ने ध्रुव की उस शीशी को उठाया और उसे ध्यान से देखने लगा। उसने उस शीशी के ढक्कन को खोला और उसकी खुशबू को सूंघकर कुछ समझने की कोशिश की। अगले ही पल उसने शीशी की कुछ बूंदों को एक कांच की ट्यूब में डालकर उसमें एक पाउडर मिलाया, जिससे उसका रंग बदलकर और गहरा हरा हो गया। उस अमृत धारा की सिर्फ 2 बूंदों को परखने के बाद ही चरक गुरु के चेहरे का रंग उड़ गया था। अब उसकी नजरों में ध्रुव की अहमियत बढ़ गई थी। चरक गुरु ने उस आदमी के पास जाकर उससे कहा, यह अमृत धारा बढ़िया है, इन्होंने जो भी इसके बारे में बताया सब सच है। चरक गुरु से इतना जानने के बाद उस आदमी के चेहरे पर एक राहत नजर आई। उसने गहरी सांस ली और ध्रुव के पास आकर बोला, क्या आप इस अमृत धारा की नीलामी के बारे में सोच रहे हैं? उस आदमी के इतना कहते ही ध्रुव ने बिना देर किए तुरंत जवाब दिया, हाँ, आपने बिल्कुल ठीक कहा, मैं इसकी नीलामी के बारे में ही सोच रहा था। क्या आप इसकी नीलामी जल्द से जल्द करा सकते हैं? ध्रुव की इस उत्सुकता को देखते हुए उस आदमी ने तुरंत ध्रुव के हाथों में एक काला कार्ड थमाते हुए कहा, हाँ जरूर, क्यों नहीं, आप इस कार्ड को अपने पास रख लीजिए और उस हॉल की ओर चले जाइए। इस वक्त हॉल में नीलामी चल ही रही है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो आपकी इस अमृत धारा को भी वहां पर कोई ना कोई खरीदार जरूर मिल जाएगा। उसके इतना कहते ही ध्रुव ने हाँ के इशारे में अपना सिर हिलाया और जरा भी देर ना करते हुए उस काले रंग के कार्ड को लेकर हॉल की ओर अपने कदमों को बढ़ाने लगा। ध्रुव के इंस्पेक्शन रूम से निकलने के तुरंत बाद वो आदमी चरक गुरु के पास गया और धीरे से उससे पूछने लगा, चरक गुरु, क्या सही में वो आपको कोई हकीम नजर आता है? उनकी बात पर चरक गुरु ने तुरंत जवाब दिया, हाँ, वो सही में एक हकीम है। उसकी आवाज में जो भरोसा नजर आ रहा था उससे मुझे साफ लग रहा है कि वो झूठ नहीं बोल रहा था। इतना कहने के बाद चरक गुरु ने कुछ सोचते हुए आगे कहा, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि वो आखिर आया कहां से है, क्योंकि जहां तक मुझे मालूम है मेसोडोरिया शहर में ऐसा तो कोई हकीम है ही नहीं जो कि एकलव्य रैंक को हासिल करने के लिए अमृत धारा को बना सके। चरक गुरु की इस बात पर उस शख्स ने तुरंत सवाल करते हुए कहा, अगर आप कहें तो मैं उसके बारे में कुछ पता लगाने की कोशिश करूं। यह सुनकर चरक गुरु ने बिना देर किए कहा, नहीं नहीं, अभी नहीं, सभी हकीम बड़े ही अजीबोगरीब तरह के होते हैं। अगर उसे इस बात की जरा भी भनक लग गई कि कोई उसकी जासूसी कर रहा है तो फिर वो और भी ज्यादा सतर्क हो जाएगा। फिलहाल ऐसा कोई भी कदम गलती से भी मत उठाना। इतना कहने के बाद चरक गुरु ने उस आदमी के पास आकर धीरे से कहा, तुम उसके लिए कुछ ऐसा करो जिससे कि उसे हमारी नीलामी से कोई ना कोई फायदा पहुंचे, और इसके लिए तुम्हें क्या करना है मेरे ख्याल से तुम इस बारे में अच्छे से जानते हो। उस आदमी ने एक शातिर मुस्कान के साथ कहा, जी मैं समझ गया, आपका मतलब क्या है, काम हो जाएगा। इंस्पेक्शन रूम से बाहर जाने से पहले चरक गुरु ने उस आदमी से कहा, और हाँ, एक बात हमेशा याद रखना, भले ही अमृत धारा लाने वाला वो शख्स हमारा अच्छा दोस्त ना बन पाए, लेकिन हमें ऐसी कोई गलती नहीं करनी है जिससे कि वो हमारा दुश्मन बन जाए, वरना नतीजा ना तुम जानते हो और ना ही मैं। उधर दूसरी तरफ नकाबपोश ध्रुव ने उस हॉल के अंदर अपना कदम रखा जहां नीलामी चल रही थी। इस बड़े से हॉल में रोशनी कम और अंधेरा ज्यादा था। हॉल के बीचों बीच लाल रंग का गाउन पहने एक लड़की खड़ी थी। उस लड़की के ठीक ऊपर रोशनी का एक गोल घेरा पड़ रहा था और पूरे हॉल में सिर्फ उस लड़की पर ही रोशनी थी। उस लड़की के वहां पर खड़े होते ही लोगों की तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा हॉल गूंज रहा था। इस माहौल को देखकर ध्रुव भी हैरान रह गया। हॉल के बीचों बीच लाल गाउन में खड़ी वो लड़की किसी भी चीज की नीलामी के लिए अपनी आकर्षित कर देने वाली मीठी आवाज का इस्तेमाल कर रही थी। ये उसकी आवाज का जादू ही था जो एक साधारण सी चीज की कीमत को भी आसमान तक पहुंचा देता था। हॉल में ध्रुव ने अपनी नजरों को चारों तरफ दौड़ाया और अपने लिए ऊपर की तरफ एक खाली जगह ढूंढकर बैठ गया। इस जगह पर बैठकर ध्रुव अब उस लड़की को अच्छे से देख पा रहा था। वहां बैठने के थोड़ी देर बाद आसपास से आती आवाजों को सुनकर उसे इस बात का अंदाजा लग गया कि नीलामी में आए आधे से ज्यादा लोग सिर्फ उस लड़की को देखने के लिए ही वहां पर आए हुए थे। ये लड़की दरबार महल की हर नीलामी को संभालने वाली सायरा दरबार थी। मेसोडोरिया शहर में सायरा की खूबसूरती के चर्चे चारों तरफ फैले हुए थे। उसका गोरा रंग, पतली गर्दन और तीखे नयन नक्श से किसी की नजर नहीं हटती थी, और वो जो कुछ भी पहनती उसमें वो किसी भी अप्सरा से कम नहीं लगती थी। हॉल के बीचों बीच खड़ी सायरा को देखने के बाद ध्रुव ने हॉल में बैठे सभी लोगों की तरफ नजरें घुमाना शुरू किया। तभी उसकी नजर एक ऐसे शख्स पर पड़ी जिसे देखकर वो पूरी तरह से हैरान हो गया और उसके मुंह से निकला, बाबा यहाँ पर?
अपने पिता अरेंद्र को वहां देखने के बाद कुछ वक्त के लिए उसकी नजरें उन पर ही ठहर गईं और उसने मन ही मन में कहा, क्या बाबा को भी इस लड़की में कोई दिलचस्पी है जो वो यहाँ पर आए हुए हैं? लेकिन अपने पिता को लगातार हैरानी से देखने के बाद अगले ही पल उसे इस बात का एहसास हुआ कि वो उनके बारे में गलत सोच रहा था, क्योंकि अरेंद्र की नजर सायरा पर नहीं बल्कि नीलामी के लिए आने वाली किसी चीज का इंतजार कर रही थी। ध्रुव ने अपने पिता की तरफ देखते हुए अपने आप से कहा, आखिर बाबा इस नीलामी में क्या लेने आए हुए हैं? थोड़ी देर में ध्रुव की नजरें उसी मैसेडोरिया शहर के 2 दूसरे दल, आमिश दल और लश्कार दल के लीडर्स पर गई। उन सभी को वहां पर देखने के बाद ध्रुव ने कुछ सोचते हुए खुद से कहा, आखिर इस हॉल में ऐसी कौन सी चीज की नीलामी होने वाली है जिसके लिए इन सभी दलों के लीडर्स को नीलामी में आना पड़ा? हो ना हो कोई खास बात तो जरूर है जो ये तीनों एक साथ यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। उन्हें देखने के बाद एक बार फिर से ध्रुव की नजर सायरा पर गई और उसने इस बार उसे देखते हुए मन ही मन में कहा, मुझे तो लगता है कि इस लड़की की खूबसूरती और आवाज का जादू ही कुछ ऐसा होगा जिससे हर कोई इसकी ओर खिंचा चला आता होगा। नीलामी के वक्त जब बोली लगाने वाले लोगों को ये देखती होगी तो उस समय यहाँ का माहौल कुछ और ही हो जाता होगा। ध्रुव सायरा के बारे में मन ही मन ये सब कुछ सोच ही रहा था कि उसने देखा कि सायरा ने अपने दोनों हाथों को मिलाते हुए 2 बार ताली बजाई। उसका ये इशारा मिलते ही वहां रखी एक मेज पर रखे लाल रंग के कपड़े पर सफेद रंग की रोशनी पड़ी। उस लाल रंग के कपड़े के नीचे कुछ रखा हुआ था। अगले ही पल सायरा की मीठी आवाज उस हॉल में गूंजी, ये आप सभी के लिए है। आज नीलामी घर में एक अनमोल चीज नीलामी के लिए आई है। मैं उम्मीद करती हूँ कि यहाँ बैठे सभी लोगों को ये चीज बहुत ही दिलचस्प लगेगी और आज उसकी बोली बहुत ऊंचाई तक पहुंचेगी। सायरा के अगले ही इशारे पर एक लड़की उस मेज के पास पहुंची और उस चीज को ढके हुए लाल रंग के कपड़े को हटा दिया, जिससे सबकी नजरों के सामने ध्रुव की लाई हुई अमृत धारा की वो हरे रंग की शीशी दिखाई देने लगी। सायरा ने अपने कदमों को उस शीशी की ओर बढ़ाया और उसे अपने हाथों में उठाने के बाद हॉल में बैठे हुए हर शख्स को वो हरे रंग की अमृत धारा दिखाने लगी। हॉल में बैठे सभी लोगों की नजरें इस वक्त सायरा के हाथ में मौजूद उस अमृत धारा की शीशी पर टिकी हुई थी। सभी लोगों का ध्यान तोड़ते हुए सायरा ने अपनी मीठी आवाज में कहा, अमृत धारा, इस शीशी में आप लोगों को जो हरे रंग के पानी जैसी चीज नजर आ रही है उसे अमृत धारा कहते हैं। यह अमृत धारा एकलव्य रैंक के नीचे के लोगों के लिए बहुत ही फायदेमंद है। एकलव्य रैंक को हासिल करने के लिए जो लोग मेहनत कर रहे हैं उनकी ट्रेनिंग में ये बहुत मदद कर सकती है। अगर यहाँ बैठे लोगों में से कोई अपने बच्चों या पोते पोतियों को जल्द से जल्द एकलव्य बनते हुए देखना चाहता है तो ये उन लोगों के लिए बिल्कुल सही चीज है। सायरा के मुंह से निकलने वाले एक एक शब्द ने उस हॉल में आए हुए सभी लोगों को उसकी बातों पर सोचने के लिए मजबूर कर दिया था। सायरा नीलामी के दौरान जैसे जैसे लोगों को अमृत धारा के बारे में बताई जा रही थी, सभी उसकी बातों में खोते जा रहे थे। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जो इस अमृत धारा के बारे में जानना चाहते थे। उन्हीं में से किसी एक ने सायरा से सवाल किया, अमृत धारा, तो क्या ये सही में शक्तियों के सितारे को जल्दी जल्दी बढ़ाने में मदद करती है? इस सवाल के जवाब में सायरा ने बड़े ही प्यार से मुस्कुराते हुए कहा, जी हाँ, बिल्कुल सही। इस अमृत धारा की जांच हमारे चरक गुरु ने की है। इसे अपनी शक्तियों को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इसमें किसी को कोई भी परेशानी नहीं होगी। इस बात के लिए मैं आप सभी को भरोसा दिलाती हूँ। सायरा ने जैसे ही अमृत धारा पर भरोसा दिलाने के लिए चरक गुरु का नाम लिया, उसके बाद जिन लोगों को इस पर थोड़ा बहुत शक हो रहा था, अब उन्होंने भी इस बारे में सवाल उठाने बंद कर दिए। यहाँ हर कोई जानता था कि चरक गुरु की जांच की हुई औषधि कभी भी गलत साबित नहीं हो सकती थी। यहाँ तक कि हॉल में मौजूद तीनों दलों के लीडर्स भी चरक गुरु को बहुत मानते थे। अमृत धारा के लिए इस तरह का माहौल देखकर अब कोने में बैठे हुए नकाबपोश ध्रुव ने एक गहरी सांस ली और मन ही मन कहा, ऐसा लग रहा है कि आज अमृत धारा के लिए बहुत बढ़िया बोली जाने वाली है। मन ही मन खुद से इतना कहने के बाद ध्रुव का ध्यान अपने पिता अरेंद्र की ओर गया। उसने अपने पिता के चेहरे को ध्यान से देखने के बाद गौर किया कि वो शायद अमृत धारा में दिलचस्पी ले रहे थे। इधर जैसे ही सायरा ने अमृत धारा से जुड़े सभी सवालों के जवाब दिए, हॉल में से किसी की आवाज गूंजी, 8500 सोने के सिक्के। तुरंत ही किसी और ने भी अगली बोली लगाते हुए कहा, 9000 सोने के सिक्के। अमृत धारा के लिए बोली की कीमत बहुत ही जल्द बढ़ते हुए 13000 सोने के सिक्कों तक पहुंच गई। भले ही इस अमृत धारा को खरीदने के लिए शुरुआत में अरेंद्र के चेहरे पर काफी दिलचस्पी नजर आ रही थी, लेकिन इस वक्त वो सिर्फ बोलियों की कीमतों के थमने का इंतजार करते हुए दिखाई दे रहे थे। आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए सुपर योद्धा, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। तकनीक आम तकनीकों से काफी बेहतर है। हर कोई इसे पाना चाहेगा। अब तो ये देखना है कि इसकी नीलामी किस हद तक जाती है। अपने आप से बात करते हुए ध्रुव ने कहा, एक बात तो आज साफ हो जाएगी। अब जिस किसी के पास भी ये तकनीक जाएगी, उसके पास एकलव्य बनने का एक आसान तरीका होगा, और हो सकता है कि आने वाले दिनों में वो सभी दलों में सबसे शक्तिशाली बनकर सबके सामने उभर कर आए। ध्रुव को इस तरह से परेशान देखकर उसकी अंगूठी में बैठे विदुर ने कहा,
आखिर इसमें ऐसी क्या बात है? ये तो सिर्फ क्लास 2 की एक हाई लेवल तकनीक ही है ना। विदुर के लिए ये कोई बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि उसके पास तो शक्तियों का खजाना था। लेकिन अपने आचार्य से इस तरह की बात सुनकर ध्रुव के मुंह से सिर्फ इतना निकला, आप इसे सिर्फ एक नॉर्मल टेक्निक कह रहे हैं? आपको लगता है कि इसमें कोई खास बात नहीं? और फिर उसने मन ही मन में कहा, आचार्य से इस बारे में बात करना मतलब अपना ही सर खपाना है। वो तो अपने आप को पता नहीं क्या समझते हैं, और तो और वो अपने बारे में कुछ बताते भी नहीं। फिलहाल मेरे लिए यही बेहतर होगा कि मैं चुपचाप यहाँ बैठकर नीलामी होते देखूं। जब ध्रुव ने विदुर को इस बारे में सही से जवाब नहीं दिया तो विदुर ने उसे कहा, मेरे हिसाब से तुम इन सब बातों को भूलकर सिर्फ अपनी ट्रेनिंग पर ध्यान दो तो ज्यादा बेहतर है। जिस दिन तुम एकलव्य बन जाओगे मैं तुम्हें बताऊंगा कि आखिर हाई लेवल की तकनीक क्या होती है। अपने आचार्य की इस बात पर ध्रुव ने जवाब देते हुए कहा, उम्मीद करता हूं कि मैं बहुत जल्द एकलव्य रैंक तक पहुंच जाऊं। उधर सायरा ने सभी लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचते हुए उस गोली को अपने हाथ में लिया और अपनी मदहोश कर देने वाली आवाज में कहा, हर कोई इस तकनीक को लेकर इस बात का अंदाजा लगा सकता है कि इसे हासिल करने के बाद उसकी शक्तियां कहां से कहां पहुंच जाएंगी। यहां पर इसे पाने के लिए हर कोई इसकी बोली लगा सकता है। तभी हॉल में बैठे हुए लोगों में से किसी एक ने चिल्लाकर सायरा से कहा, हाँ हम जानते हैं, अब आप जल्दी बोली लगाइए और नीलामी की शुरुआत कीजिए। उसकी इस बात पर सायरा ने हल्के से मुस्कुराया और अपनी मीठी आवाज में कहा, हरिकेन चांट तकनीक की बोली की शुरुआत होती है 2 लाख सोने के सिक्कों के साथ। सायरा के इतना कहते ही नीलामी हॉल में सन्नाटा सा छा गया था। इस बोली के साथ ही वहां बैठे आधे लोग इस नीलामी से बाहर हो गए थे, क्योंकि वहां पर बैठे हुए कई लोग ऐसे थे जिनके पास इसे खरीदने के लिए इतने पैसे नहीं थे। सायरा ने जिस बोली के साथ इस नीलामी की शुरुआत की थी उसे सुनने के बाद ध्रुव ने मन ही मन कहा, सायरा को किसी का कत्ल करने के लिए किसी हथियार की जरूरत नहीं है, इसका इस तरह मदहोशी से बात करना ही काफी है। क्या गजब की शुरुआत की है इसने बोली की। 2 लाख सोने के सिक्के, ये शौर्य दल के पूरे 2 साल के मुनाफे के बराबर है। दोनों दलों के लीडर इस तकनीक की शुरुआती बोली को सुनकर हैरान हो गए थे। वो दोनों इस बात को बहुत अच्छे से जानते थे कि ये बोली बहुत ज्यादा थी, लेकिन वो इस बात से भी इनकार नहीं कर सकते थे कि हरिकेन चांट तकनीक चीज ही ऐसी थी कि अगर उसे उन्होंने ऊंची कीमत पर भी खरीद लिया तो वो इसे कभी ना कभी किसी और को जरूर बेच सकते हैं। इधर 2 लाख की बोली के आगे किसी ने भी कोई दूसरी बोली नहीं लगाई। पूरे नीलामी हॉल में सन्नाटा सा पसरा हुआ था। तभी सायरा ने सबकी तरफ देखते हुए मुस्कुराया और मन ही मन कहा, भले ही तुम सब लोग फिलहाल बोली की इस शुरुआती कीमत के बाद कुछ देर के लिए सन्न रह गए हो, लेकिन मैं जानती हूँ कि हरिकेन चांट जैसी हाई लेवल तकनीक के लिए तुम लोग अपनी जिंदगी का कमाया हुआ सारा पैसा लगा सकते हो। सायरा मन में इतना सोच ही रही थी कि तभी एक अधेड़ उम्र के आधे गंजे आदमी की आवाज नीलामी हॉल में गूंजी, 2,10,000 सोने के सिक्के। अरेंद्र ने जैसे ही उस बोली लगाने वाले शख्स की ओर देखा तो उसे नजर आया कि वो तो एक व्यापारी था। इस व्यापारी की मिसोडोरिया शहर में हथियारों की दुकान थी और उसने लगभग पूरे हथियारों के बाजार पर अपना दबदबा बनाकर रखा हुआ था। हालांकि वो तीनों दलों के लीडरों से मुकाबला नहीं कर सकता था, लेकिन फिर भी वो काफी ताकतवर था। उस हथियारों के व्यापारी की बोली लगाने के तुरंत बाद किसी की एक बार और बोली लगाने की आवाज गूंजी, 2,30,000 सोने के सिक्के। जब हॉल में मौजूद सभी लोगों ने उसकी ओर देखा तो सबको पता चला कि ये भी मैसोडोरिया शहर का एक बहुत बड़ा व्यापारी था। इस व्यापारी की बाजार में दवा की कई दुकानें थी। ये भी तीनों दलों के लीडरों से मुकाबला तो नहीं कर सकता था, लेकिन ये व्यापारी भी काफी शक्तिशाली था। इस दवा व्यापारी को हथियार के दुकान वाले व्यापारी ने घूर कर देखा और नीलामी की अगली बोली के लिए जोर से चिल्लाया, 2,40,000। ये बोली सुनने के बाद नीलामी घर में तालियों की गड़गड़ाहट होने लगी। आखिरकार जब दोनों व्यापारी एक दूसरे को बोली लगाने के बाद घूर रहे थे, तभी उन दोनों के कान में अगली बोली की आवाज गूंजी, 3 लाख। ये बोली लगाने वाला कोई और नहीं बल्कि आमिश दल का प्रमुख अबराल आमिश था। उसकी इस बोली की रकम को सुनकर उन दोनों व्यापारियों ने अपने पैर पीछे कर लिए। 3 लाख सोने के सिक्कों की बोली। सब जानते थे कि मैसोडोरिया शहर में आमिश दल को टक्कर देने वाले सिर्फ 2 ही दल थे, शौर्य दल और लश्कार दल। इसमें से लश्कार दल के प्रमुख ममराज ने अगली बोली लगाई, 3,50,000। इस पर अबराल ने एक और बोली लगाई, 3,70,000। अब ममराज की बोली की आवाज आई, 3,80,000। ममराज की बोली को टक्कर देते हुए अबराल भी लगातार उससे ऊंची बोली लगाते जा रहा था। उन दोनों को इस तरह से नीलामी में बोली लगाते हुए देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी भी कीमत पर बस उस क्लास 2 की हाई लेवल तकनीक को हासिल करना चाहते थे। आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए सुपर योद्धा, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। इसी तरह से बोली की कीमत लगातार बढ़ती जा रही थी, लेकिन ममराज ने 4,30,000 सोने के सिक्कों की बोली पर अपने आप को आगे बोली लगाने से रोक लिया।
क्योंकि 4,30,000 के आगे बोली लगाने से लश्कार दल को किसी आर्थिक मुसीबत का सामना करना पड़ सकता था। तभी अपनी एक और बोली बढ़ाते हुए अबराल ने गुस्से से ममराज को देखते हुए चिल्लाया, 4,50,000 सोने के सिक्के। तीनों दलों में से शौर्य दल और लश्कार दल के पास क्लास 2 की कुछ मीडियम लेवल की तकनीकें थीं, लेकिन आमिश दल के पास सिर्फ क्लास 2 के लो लेवल की तकनीकें ही थीं। और इसी वजह से नीलामी के दौरान आमिश दल का प्रमुख अबराल आमिश किसी भी कीमत पर क्लास 2 की हाई लेवल की तकनीक हरिकेन चांट को हासिल करना चाह रहा था। तभी नीलामी हॉल में सभी को हैरान करते हुए एक बार फिर से किसी की नीलामी की बोली के लिए दमदार आवाज गूंजी, 5 लाख। इस बोली ने नीलामी हॉल में बैठे हुए सभी लोगों को हैरान कर दिया था और अब सभी के चेहरे पर इस नीलामी वाले शख्स का चेहरा देखने की बेसब्री नजर आ रही थी। ये आवाज किसी और की नहीं बल्कि शौर्य दल के लीडर अरेंद्र की थी। आमिश दल और लश्कार दल के दोनों लीडरों की बोली को मात देते हुए अरेंद्र की इस बोली को सुनने के बाद सायरा के चेहरे पर सभी को आकर्षित करने वाली मुस्कान आ गई। जब अरेंद्र ने नीलामी की कीमत को और बढ़ा दिया तब अबराल को बहुत गुस्सा आने लगा और फिर उसने ना चाहते हुए भी एक बार और बोली को बढ़ाते हुए कहा, 5,50,000 सोने के सिक्के। अबराल की इस बोली के बाद अब सभी की नजरें अरेंद्र पर टिकी हुई थी। सभी ये उम्मीद लगा रहे थे कि अरेंद्र फिर से एक बार अबराल से ज्यादा बोली लगाएंगे, लेकिन अरेंद्र ने अबराल की ओर देखकर मुस्कुराया। अरेंद्र की यह मुस्कुराहट अबराल के लिए इस बात का इशारा थी कि पहले वाली नीलामी में जो उसने बोली की कीमत को बढ़ाया था, ठीक ऐसा ही इस बार अरेंद्र ने उसके साथ करके अपना बदला पूरा कर लिया था। अरेंद्र ने मुस्कुराते हुए अबराल से कहा, आमिश दल के लीडर अबराल, मैं तुम्हें बधाई देता हूँ। अब तुम्हारे दल के पास क्लास 2 की हाई लेवल तकनीक हरिकेन चांट है। अरेंद्र के मुंह से यह बधाई सुनकर अबराल को खुशी नहीं बल्कि बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि वो समझ चुका था कि अरेंद्र ने नीलामी की कीमत बढ़ाने के लिए बोली लगाई थी और उसकी ये जीत किसी हार से कम नहीं थी। बधाई के जवाब में अबराल ने कहा, अरेंद्र, मुझे तुम्हारी ये हरकत हमेशा याद रहेगी। अरेंद्र को इतना कहने के बाद अबराल ने खूबसूरत सायरा की तरफ देखा। इस नीलामी की जीत में अबराल को अरेंद्र से जो हार मिली थी वो उसे भुला नहीं पा रहा था और लाख कोशिश करने के बाद भी अपने चेहरे से अपनी हार को छुपा नहीं पा रहा था। अपने उसी गुस्से में उसने चिल्लाते हुए सायरा से कहा, सायरा, क्या अब नीलामी को खत्म माना जा सकता है? भले ही अबराल नीलामी की कीमत बढ़ने पर गुस्से से तिलमिला रहा था, लेकिन उससे सायरा को रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ रहा था। उसने मुस्कुराते हुए अबराल को देखा, हाँ के इशारे में अपना सिर हिलाया, फिर मेज पर रखे उस छोटे से लकड़ी के हथौड़े को उठाकर 2 बार वहीं पर उसे थपथपाते हुए कहा, हरिकेन चांट आमिश दल का हुआ। इधर दूसरी तरफ भले ही पहली नीलामी ध्रुव के पिता को थोड़ी भारी पड़ी हो, लेकिन आखिरी नीलामी में जिस तरह से उन्होंने अपना बदला लेकर अबराल को हरिकेन चांट को बढ़ी हुई कीमत पर खरीदने के लिए मजबूर किया था, उसे देखकर ध्रुव को काफी सुकून मिला। नीलामी खत्म होने के बाद ध्रुव नीलामी हॉल से निकलकर दोबारा इंस्पेक्शन रूम में आ गया और अपने पैसों के लिए वहां पर किसी के आने का इंतजार करने लगा। अगले ही पल ध्रुव को इस बात का एहसास हुआ कि कोई धीरे धीरे इंस्पेक्शन रूम की ओर 2 लोगों के साथ आ रहा है। उसने जैसे ही पीछे पलट कर देखा, उसे दरवाजे पर 2 परछाइयां नजर आईं। तभी ध्रुव ने हड़बड़ाते हुए अपने चेहरे को ठीक से नकाब से ढका। अगले ही पल उसके कानों में पीछे से एक खिलखिलाहट वाली हंसी के साथ मीठी आवाज गूंजी, क्या आप ही अमृतधारा के मालिक हैं? मुझे लगता है कि आप पहली बार मैसोडोरिया शहर में आए होंगे। ध्रुव ने पीछे मुड़ने से पहले अपने नकाब को अच्छी तरह से ढक लिया था ताकि कोई उसका चेहरा देख ना पाए। फिर जैसे ही ध्रुव ने पलट कर देखा तो उसे लाल रंग के कपड़ों में वही लड़की नजर आई जो नीलामी हॉल में बोली लगवा रही थी। सायरा का गोरा रंग, लंबी पलकों में छुपी बड़ी बड़ी आंखें और गुलाब की पंखुड़ियों जैसे गुलाबी होंठ किसी को भी उसका दीवाना बनाने के लिए काफी थे। ध्रुव सायरा को गौर से देख ही रहा था कि अगले ही पल उसे अंगूठी में से विदुर की आवाज आई, हम यहाँ किसी काम के लिए आए थे ध्रुव। अगर तुमने सायरा को जी भर के देख लिया हो तो अब मैं उससे जरा काम की बात कर लूं। विदुर का इशारा समझने के बाद ध्रुव ने सायरा की बात पर हाँ के इशारे में अपना सिर हिलाया। अब ध्रुव और सायरा एक दूसरे के ठीक सामने बैठे हुए थे। नकाबपोश ध्रुव की आड़ में विदुर ने सायरा से कहा, हाँ, अमृतधारा का मालिक तो मैं ही हूँ, लेकिन एक सच ये भी है कि आपकी वजह से अमृतधारा की नीलामी हो पाई है। इसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। क्या हम अब पैसों की बात कर सकते हैं? ध्रुव की ओर से आए इस जवाब से सायरा को थोड़ा अजीब सा लगा, क्योंकि जो भी उससे बात करता था उसकी खूबसूरती में खो जाता था, लेकिन ध्रुव सायरा के चेहरे की तरफ देखे बिना ही उससे बात कर रहा था, मानो उस पर सायरा की खूबसूरती का कुछ भी असर नहीं हो रहा था। फिर भी सायरा ने मुस्कुराते हुए कहा, पैसों की आप चिंता मत कीजिए, लेकिन अभी उसके लिए आपको थोड़ा इंतजार करना होगा, क्योंकि अभी अमृतधारा की कुछ कागजी कार्रवाई करना बाकी है। नकाबपोश ध्रुव को देखते हुए सायरा ने मन ही मन में सोचा, आखिर ये है कौन, कहां से आया है और इसने अपने मुंह को नकाब से क्यों छुपा रखा है? जब बहुत कोशिश करने पर भी उसे ध्रुव के बारे में कुछ भी पता नहीं चल पा रहा था,
तब सायरा ने अपने पास खड़े चरक गुरु की ओर देखा और सीधे ध्रुव से पूछा, मैंने आज तक किसी ऐसे हकीम को नहीं देखा जिसके पास अपनी खुद की पहचान ना हो। क्या मैं तुम्हारा नाम जान सकती हूँ? सायरा के सवाल पर ध्रुव एक पल के लिए थोड़ा सा हड़बड़ा गया। मौके को संभालते हुए विदुर ने ध्रुव की ओर से थोड़ी सख्त आवाज में कहा, अगर मुझे पैसों की जरूरत है और मैं उसके लिए खुद चलकर तुम्हारे पास आया हूँ तो इसका ये मतलब तो नहीं है कि मुझे अपना नाम भी बताना ही होगा। ध्रुव की बातों से सायरा को समझ आ गया कि वो अपने बारे में कुछ भी बताना नहीं चाहता था। तब सायरा ने उसकी नाराजगी को समझते हुए कहा, कोई बात नहीं, मैं तो सिर्फ तुम्हारा नाम जानना चाहती थी, लेकिन अगर तुम अपने बारे में कुछ भी बताना नहीं चाहते तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें किसी चीज के लिए मजबूर नहीं करूंगी। इतना कहते हुए सायरा धीरे से मुस्कुरा दी। उसी वक्त ध्रुव की नजर सायरा के गोरे पैर पर पड़ी। भले ही ध्रुव सायरा के सामने उसकी खूबसूरती की तारीफ नहीं कर रहा था, लेकिन उसे सायरा से बात करने का मन तो कर रहा था, क्योंकि वो जानता था कि आने वाले समय में उसे सायरा की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ सकती थी। ध्रुव ने अपने आप से कहा, मुझे सायरा को समझने की जरूरत है। वो सिर्फ एक देखने की चीज नहीं है, बल्कि वो एक सबसे बेहतरीन नीलामी करवाने वाली एक कलाकार है। एक ऐसी कलाकार जो अगर पत्थर को भी अपने हाथ में रखकर नीलामी के लिए खड़ी हो जाए तो देखते ही देखते उसकी कीमत आसमान छू जाएगी। सायरा से बात करने के दौरान ध्रुव काफी चौकन्ना था, क्योंकि वो जानता था कि सायरा तरह तरह की बातें करते हुए उसके बारे में ज्यादा से ज्यादा बातें पता करना चाहती थी। वहीं जब सायरा अपने मकसद में कामयाब नहीं हुई तो उसने सीधे सीधे उसके बारे में जानने की कोशिश की। विदुर ने बड़ी ही चालाकी से सायरा और चरक गुरु के सवालों का जवाब भी दिया और खुद के बारे में उन्हें रत्ती भर भी खबर नहीं लगने दी। ध्रुव इस बात को अच्छे से जानता था कि अगर उसके साथ विदुर नहीं होता तो ये सब कुछ संभव नहीं हो पाता। विदुर के चालाकी से बात करने की वजह से सायरा को ध्रुव के बारे में कुछ भी पता नहीं चल पाया। जब सायरा भी इस बात को समझ गई कि वो अपने बारे में कुछ भी नहीं बताना चाहता था, तो सायरा ने भी उसके बारे में अब कुछ भी पूछना बंद कर दिया। अगले ही पल सायरा ने अपने पास से एक क्रिस्टल कार्ड निकाला जिस पर दरबार परिवार का एक निशान बना हुआ था। सायरा ने मुस्कुराते हुए उस क्रिस्टल कार्ड को ध्रुव की ओर बढ़ाते हुए कहा, ठीक है, अगर तुम अपने बारे में कुछ भी नहीं बताना चाहते हो तो ना सही, लेकिन इस क्रिस्टल कार्ड को अपने पास रख लो। ये दरबार नीलामी महल का VIP कार्ड है। इस कार्ड के जरिए तुम मार्कस पर किसी भी दरबार नीलामी महल से नीलामी में रखी चीजें खरीद सकते हो। और इस कार्ड की एक खासियत यह भी है कि इससे आपको नीलामी में खरीदी हुई सभी चीजों पर लगने वाले 5% टैक्स की बजाय सिर्फ 2% टैक्स ही देना होगा। सायरा के मुंह से VIP कार्ड के बारे में इतना कुछ सुनकर ध्रुव ने चुपचाप उस कार्ड को ले लिया। उसे लग रहा था कि कभी ना कभी उसे इस कार्ड की जरूरत जरूर पड़ने वाली है। जैसे ही ध्रुव ने कार्ड लेने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया, उसके हाथ को देखकर सायरा हैरानी में पड़ गई। उसने मन ही मन खुद से कहा, मैं जब भी इस नकाबपोश इंसान से बात कर रही थी तो मुझे इसकी आवाज सुनकर ऐसा लग रहा था कि ये कोई बूढ़ा इंसान होगा, लेकिन इसके हाथों को देखकर ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा, बल्कि इसके हाथों से तो ये काफी जवान नजर आ रहा है। आखिर ये माजरा क्या है? कौन है ये नकाबपोश? उसी समय इंस्पेक्शन रूम में एक लड़की आई और उसने सायरा को एक हरे रंग का कार्ड दिया। उस हरे कार्ड को अपने हाथ में लेने के तुरंत बाद सायरा ने उस कार्ड को ध्रुव की ओर बढ़ाते हुए कहा, ये लो, इस कार्ड में आपकी अमृत धारा औषधि की नीलामी की रकम है, लगभग 40,000 सोने के सिक्के। बाकी पैसे को 2% नीलामी टैक्स के हिसाब से काट लिया गया है। उस कार्ड को हाथ में लेते ही मानो ध्रुव की सारी चिंता खत्म हो चुकी थी। उसने मन ही मन कहा, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि एकलव्य बनने के लिए मुझे जितने सोने के सिक्कों की जरूरत पड़ने वाली है वो अब इस हरे रंग के कार्ड में मौजूद है। क्योंकि अब ध्रुव के हाथों में कार्ड आ चुका था और उसके पास वहां पर रुकने की कोई और वजह नहीं थी, इसलिए उसने तुरंत सायरा से कहा, ठीक है, धन्यवाद, तो क्या अब मैं जा सकता हूं? इस पर सायरा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हाँ, जरूर, क्यों नहीं। और हाँ, अगर आप आगे भी कभी किसी चीज की नीलामी कराना चाहें तो मुझे याद कर सकते हैं। इस बात पर ध्रुव ने हाँ के इशारे में अपना सिर हिलाया और दरबार नीलामी महल से बाहर निकल गया। जैसे ही सायरा के सामने से नकाबपोश ध्रुव की छाया धीरे धीरे गायब हो रही थी, उसके चेहरे की मुस्कान भी धीरे धीरे गायब हो रही थी। ध्रुव को दरबार नीलामी महल के बाहर तक छोड़कर आने के बाद सायरा वापस अपनी कुर्सी पर जाकर बैठ गई। उस इंस्पेक्शन रूम में सायरा के साथ चरक गुरु और एक दूसरा शख्स भी मौजूद था। इंस्पेक्शन रूम की कुछ देर की खामोशी को तोड़ते हुए सायरा ने कहा, चरक गुरु, क्या आपको सही में ऐसा लगता है कि ये नकाबपोश जो भी था वो एक अच्छा हकीम है? सायरा के इस सवाल पर बिना देर किए चरक गुरु ने जवाब देते हुए कहा, हाँ बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं कि वो नकाबपोश जो भी था एक बहुत ही अच्छा हकीम है। बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि वो मुझसे भी ज्यादा अच्छा हकीम है, क्योंकि जिस अमृत धारा को उसने तैयार किया है उसे तो मैं चाह कर भी नहीं बना सकता हूँ। तभी सायरा ने अपने चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान लाते हुए कहा, अगर तुम्हें उस अमृत धारा को बनाने वाला फॉर्मूला मिल जाए तो क्या तब भी तुम उस अमृत धारा को नहीं बना पाओगे? सायरा के मुंह से निकली इस बात को सुनकर चरक गुरु एकदम से चौंक पड़ा और उसने तुरंत तेज आवाज में कहा, एक औषधि का फॉर्मूला किसी भी हकीम की पूरी जिंदगी की कीमत होती है। आप ऐसा कुछ करने के बारे में सोच भी कैसे सकती हैं? एक ऐसा हकीम जिसके बारे में अभी हम कुछ भी नहीं जानते।
उससे उसके फॉर्मूले को हासिल करने के बारे में सोचना भी दरबार परिवार के लिए ठीक नहीं होगा। इतना कहने के बाद चरक गुरु कुछ सालों की पहले की बात को याद करते हुए सायरा के ठीक सामने कुर्सी पर बैठ गया और कहने लगा, बरसों पहले भी वुहान साम्राज्य के एक परिवार ने इसी तरह की भूल की थी। उन्होंने बाली नाम के हकीम से किसी औषधि के फॉर्मूले को लेने के लिए उन पर दबाव बनाया था। बदले में बाली ने उस परिवार को खत्म करने के लिए कुछ शक्तिशाली लोगों को उस परिवार के पास भेजा, जिसके बाद उस परिवार का वुहान साम्राज्य से पूरी तरह से नामो निशान ही मिट गया। इस पर सायरा ने बड़े ही इत्मीनान से कहा, हाँ मैं जानती हूँ इस बारे में। सायरा को इस तरह बेपरवाही से बातें करते देखकर चरक गुरु ने अपने उसी रवैये को बरकरार रखते हुए कहा, तो फिर ऐसा वैसा कुछ भी करने के बारे में आप क्यों सोच रही हैं? भले ही हमारा परिवार उस परिवार से ज्यादा शक्तिशाली है, लेकिन एक रहस्यमय हकीम को इस तरह से नाराज करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। उससे दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाइए और फिर देखिए वो किस तरह से आपको तरह तरह की औषधि नीलामी के लिए बना कर देता रहेगा। चरक गुरु की बात सुनकर सायरा कुछ सोचने लगी, लेकिन अभी भी उसको देखकर इस बात का अंदाजा लगा पाना मुश्किल था कि आखिर वो ध्रुव के बारे में क्या सोच रही थी।